अच्छा मेरा बेटा, हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ने के बाद अब स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 जो है स्केलर्स एंड वेक्टर्स है। ये बाकी सारे बोर्ड्स के अंदर आप देखोगे तो ये आपको वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम के नाम से नजर आएगा। ठीक है। इस चैप्टर के हवाले से एक सिंपल सी चीज ये बता देता हूँ कि ये चैप्टर जो है, जिसको हम वेक्टर्स कहते हैं, ये मेरा बेटा फाउंडेशन की अहमियत रखता है मैकेनिक्स के लिए। ठीक है। जैसे किसी भी चीज के अंदर कुछ बेस टॉपिक्स होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ये एक किस्म का कह लो कि आपका एक फाउंडेशन टॉपिक है फॉर फर्दर मैकेनिक्स, जो भी हमने आगे पढ़नी है थोड़ी देर में। ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके आगे के चैप्टर जिसमें मोशन है और बाकी सारी चीजें, प्रोजेक्टाइल वगैरह, सर्कुलर रोटेशन, ये सब अच्छे से क्लियर हो जाए, तो उसके लिए लाजमी है कि आपका ये जो वेक्टर है ना, ये अच्छे से बना हो। वेक्टर आपका अच्छा होगा तो ये बाकी सारी चीजें आपके लिए ऑटोमेटिकली आसान होती जाएंगी। ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, फिर ये वाली शर्त खत्म हो जाती है कि ये ई कैट वालों के लिए है या एमडी कैट वालों के लिए है, क्योंकि मैकेनिक्स के चैप्टर बहरहाल दोनों ही के लिए इंक्लूड आपस में है। अच्छा, अब दूसरी बात, ये चैप्टर सर आसान है या मुश्किल? बेटे, काफी आसान चैप्टर है ये। मैं अपने नहीं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। अभी थोड़ी देर में आपको ही पता चल जाएगा। ठीक है। इस पूरे चैप्टर में हमने कुल मिला के ना दो चीजें सीखनी। एक चीज हम सीखेंगे कि आप वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये सीखेंगे वेक्टर्स क्या होते हैं और सब चीजें। और दूसरी चीज आप सीखेंगे बच्चे कि आप वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। बस कुल मिला के इस पूरे चैप्टर में यही दो चीजें, इसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं। ठीक है। बस ये दोनों चीजें आपने सीखनी है इसके अंदर, कि वेक्टर्स ऐड कैसे होते हैं और वेक्टर्स मल्टीप्लाई कैसे होते हैं। ठीक है। चलो, बगैर टाइम जाए कि स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेस से। सबसे पहले मेरा बेटा, हम लोगों ने हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर फिजिकल क्वांटिटीज के हवाले से बातचीत की थी। मैं वहीं से अपनी बात का आगाज करता हूँ। हमने ये बात की थी कि जनाब, हर वो क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, वो आपके पास कहलाती है, वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। कोई भी चीज हो सकती है, लेंथ है, मास है, टाइम है, फोर्स है, मोमेंटम है, टेम्परेचर है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, एरिया है, वॉल्यूम है। ये सारी चीजें आपके पास क्या है? दे आर ऑल डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज को ना मेरा बेटा हम कैटेगराइज करते हैं दो डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। एक तीसरी भी होती है, उसके ऊपर भी मैं आता हूँ, उससे रिलेटेड भी माजी में क्वेश्चन आया। एक मेरा बेटा हमारे पास कहलाती है स्केलर, और एक मेरा बेटा हमारे पास कहलाती है वेक्टर। ठीक है। स्केलर की खास बात क्या होती है? स्केलर की खास बात ये होती है कि इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। जब कभी भी मैं आगे पूरे चैप्टर में मैग्नीट्यूड कहूँ ना, तो मैग्नीट्यूड का मतलब सिर्फ आसान जबान में क्या है? एक अदद नंबर। यानी कि स्केलर को डिफाइन करने के लिए, स्केलर का मतलब समझाने के लिए आपको सिर्फ एक मैग्नीट्यूड चाहिए, नंबर चाहिए। उर्दू में बोले तो हजम चाहिए। और आपको इसको डिफाइन करने के लिए कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए, नो डायरेक्शन रिक्वायर्ड। अभी मिसाल से बात समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके पास, आप किसी बंदे से पूछते हो कि यार आपका मास क्या है। वो बंदा बोल देता है कि यार मेरा मास है लेट से 100 किलोग्राम। आपको बात समझ में आ गई, उसने अपनी बात पूरी समझा दी। उसे ये बताना नहीं पड़ेगा कि उसका मास जो 100 किलोग्राम है वो ऊपर की तरफ है, वो 30 डिग्री नॉर्थ पर है, वो 50 डिग्री ईस्ट पर है, वो आगे उसका मास 50 किलो है, पीछे 50 किलो है, सीधे हाथ पे 50 किलो है। आपने बंदे से उसका मास पूछा, उसने बोला 50 किलो या 100 किलो या वॉट एवर, जो भी उसका मास था उसने बता दिया। उसने डायरेक्शन नहीं दिया आपको। आपको बात समझ में आ गई? तो ऐसी तमाम क्वांटिटी जिनको डिफाइन करने के लिए कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए, वो आपके पास क्या होती है? स्केलर होती है। ठीक है। अच्छा, वेक्टर्स आपके पास क्या होते हैं? इनको डिफाइन करने के लिए मेरा बेटा आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, जिसे आप कह सकते हो कि कोई नंबर चाहिए होता है। मैग्नीट्यूड इज बेसिकली अ नंबर। ठीक है। और साथ में क्या चाहिए होती है? एक डायरेक्शन चाहिए होती है, एक डायरेक्शन। यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख भी देता हूं, एक प्रॉपर डायरेक्शन चाहिए होती है। ठीक है। साथ में आपको चाहिए होती है एक प्रॉपर डायरेक्शन। बगैर प्रॉपर डायरेक्शन के आपका वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये पूरा होने वाला नहीं होता, ये बाकी रहेगा हमेशा। सर मिसाल से समझाएं। मिसाल समझते हैं। मैंने आपको स्केलर की जो मिसाल दी, मैंने आपको स्केलर की मिसाल किसकी दी? मैंने आपको स्केलर की मिसाल दी मास की। ठीक है। कि विदाउट डायरेक्शन कैसे हम मास डिफाइन कर पा रहे हैं। अब आप वेक्टर की डायरेक्शन लो। वेक्टर की डायरेक्शन आपके पास सबसे कॉमन और सबसे फेमस कौन सी वाली है? फोर्स की। अब देखो बच्चे, अगर मैं किसी को कहता हूं कि भाई 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करो,
तो मैंने उसे ये तो बता दिया कि कितनी फोर्स लगानी है, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये फोर्स कहां पर लगानी है। तो 5 न्यूटन की फोर्स लगाओ, आधी इंफॉर्मेशन दे रहा है, आधी इंफॉर्मेशन बाकी है। वो मुझसे अगला सवाल करेगा कि भाई ये फोर्स मैंने कहां पर लगानी है। तो बच्चे ऐसी तमाम क्वांटिटीज जिनको विदाउट डिफाइनिंग अ प्रॉपर डायरेक्शन स्टेट स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता, ऐसी तमाम क्वांटिटीज को हम कहते हैं मेरा बेटा कि वो क्या है, वेक्टर्स है। ठीक है। अच्छा, अब एक गलत फहमी जो बच्चों के दरमियान में होती है वो ये होती है, सर स्केलर के पास मैग्नीट्यूड होता है और यूनिट होता है और कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो यूनिट आप डेफिनेशन में नहीं लो स्केलर वेक्टर की। वजह ये है, जब हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ रहे थे वहां मैंने बताया था फिजिकल क्वांटिटी के पास एक तो नंबर होता है और एक यूनिट होता है, यानी कि ये दो चीजें तो लाजमी होंगी किसके पास, फिजिकल क्वांटिटी के पास। हमने पढ़ा भी था, मैंने आपको कहा था भाई मिस फॉर एग्जांपल कि भाई एक बॉडी का मास जो है ना वो है 100 किलोग्राम। तो मैंने कहा था किलोग्राम एक स्टैंडर्ड यूनिट है जिसको 100 से मल्टीप्लाई करके उस बॉडी का मास निकल के आएगा जिसकी आप बात कर रहे हो। तो यूनिट उसमें नहीं, चाहो तो आप कह भी सकते हो कि भाई स्केलर के पास मैग्नीट्यूड है, यूनिट है और कोई डायरेक्शन नहीं। यानी कि मेन पॉइंट जो यहाँ पे समझने वाला है वो ये है कि इसको कोई डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है और इसको एक प्रॉपर डायरेक्शन चाहिए। ठीक हो गया, मैंने फोर्स की एक मिसाल दी। अब यहां से हमारे पास सिर्फ इतनी हिस्से से हमारे पास 3 क्वेश्चन आए हुए हैं माजी में, सिर्फ इतने हिस्से से। ठीक है। अच्छा, ये जैसे जैसे मैं लेक्चर देता जा रहा हूं ना, आपने लेक्चर को अपने पास नोट करना है। कोशिश करो कि बाद में नोट कर लो पीडीएफ से, ठीक है, रिकॉर्डिंग से साथ साथ नोट कर लो तो भी अच्छा है भाई। जितनी तरह के पास पेपर के क्वेश्चंस आए हुए वो सब आपके इसी लेक्चर में डिस्कस होंगे। एक भी इंशाल्लाह सवाल इससे आपका बाहर से आने वाला नहीं है, कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। जहां पे जो सवाल आया हुआ है वो सब डिस्कस हो जाएगा। एक सवाल मेरा बेटा आपके पास आया हुआ है माजी में टेंसर से रिलेटेड। अच्छा, टेंसर्स क्या होते हैं? टेंसर्स हमारे कोर्स का डायरेक्टली पार्ट नहीं है, लेकिन स्केलर वेक्टर का एक क्वेश्चन नेक्स्ट के पेपर में एक बार इससे फ्रेम हुआ है, इसलिए बता रहा हूं मैं यहाँ पे ये कि टेंसर्स क्या होते हैं। टेंसर्स मेरा बेटा ये भी फिजिकल क्वांटिटीज है सर। फिर फर्क क्या है इनमें? बेटे इनको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, साथ में मल्टीपल डायरेक्शन चाहिए होती है, साथ में मल्टीपल डायरेक्शन चाहिए होती है। जैसे मैंने वेक्टर्स के बारे में देखो आगे क्या लिखा है कि जो वेक्टर्स है ना मेरे बच्चे, इनको डिफाइन करने के लिए आपको सिर्फ एक डायरेक्शन चाहिए, एक यूनिक डायरेक्शन से आपका मसला हल हो जाएगा। टेंसर के बारे में क्या होता है कि इसके पास बहुत सारी डायरेक्शन होती हैं। यानी कि सपोज कर लो फॉर एग्जांपल एक टेंसर है उसके पास 10 डायरेक्शन है, मिसाल दे रहा हूं। तो इसके पास जो 10 डायरेक्शन होंगी तो इसका हर डायरेक्शन में डिफरेंट मैग्नीट्यूड होगा। तो आपको हर डायरेक्शन को डिफाइन करना जरूरी है और हर डायरेक्शन का अपना खुद का मैग्नीट्यूड होगा। तो ये टेंसर होता है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए वी नीड टू हैव मोर देन वन डायरेक्शंस, वी नीड टू हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ऐसी क्वांटिटी को हम कहते हैं टेंसर। ठीक हो गया। अब इसका सवाल कैसे आया था? सवाल ये आया था स्केलर्स को, ये जो स्केलर होते हैं ना मेरा बेटा, स्केलर्स जिसकी हम बात कर रहे थे, ये मेरा बेटा आपके पास कहलाते हैं जीरो रैंक टेंसर्स। स्केलर्स आर नोन एज जीरो रैंक टेंसर्स। किस खुशी में? क्योंकि स्केलर्स को डिफाइन करने के लिए कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए, तो इनको जीरो ऑर्डर टेंसर या जीरो रैंक टेंसर भी कहते हैं। वेक्टर को डिफाइन करने के लिए एक डायरेक्शन चाहिए, तो इसको हम फर्स्ट रैंक टेंसर भी कहते हैं या फर्स्ट ऑर्डर टेंसर भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके पास। ये माजी में क्वेश्चन था कि स्केलर्स को क्या कहते हैं और वेक्टर्स को क्या कहते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। एक को कहते हैं जीरो रैंक टेंसर और एक को कहते हैं फर्स्ट रैंक टेंसर। जो एक रैंक से ऊपर के टेंसर होते हैं, यानी कि जिनको डिफाइन करने के लिए एक से ज्यादा डायरेक्शन चाहिए होती है, उनको हम कहते हैं मल्टी रैंक टेंसर्स, मल्टी रैंक टेंसर्स। ठीक है। खैर आपके कोर्स के अंदर ये टेंसर का डायरेक्ट पार्ट कोई भी शामिल नहीं है, तो इसके बारे में परेशान नहीं होना। ना आपको कोई टेंसर पूछेगा, ना कोई भी हिसाब किताब नहीं होने वाला है। ठीक है। तो बस आपने ऊपर वाली 2 बातें ध्यान में रखनी जो मैंने आपके सामने शेयर कर दी। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ आवर कोर्स। ठीक है। अच्छा अच्छा, जीरो रैंक क्यों कह रहे हैं? समझ में आ गई बात की भाई जीरो रैंक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसको जीरो डायरेक्शन चाहिए। फर्स्ट रैंक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसको सिर्फ एक डायरेक्शन चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया एक सवाल जो आया हुआ है। और क्या सवाल आया हुआ है? एक सवाल माजी में आया हुआ है मेरा बेटा आपके पास करंट को लेकर। यहां से आपके पास जो इलेक्ट्रिकल करंट है
वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? तो पहले मैं यहाँ आंसर लिख देता हूं कि भैया आपका जो करंट है वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। अब जो हमारे बच्चे होते हैं ना, अब उनके पास ये प्रॉब्लम आती है। पहली यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि भैया आपने करंट के हवाले से हमेशा ये चीज पढ़ी है कि करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और करंट के पास डायरेक्शन भी है। ये दोनों चीजें आप पढ़ चुके हो, मैं आपको मिसाल से साबित कर देता हूँ। देखो, आपके पास आपने करंट के बारे में मैग्नीट्यूड पता है कि भैया लेट से किसी जगह से 3 एम्पियर करंट गुजर रहा है, 4.5 एम्पियर गुजर रहा है। हम कहते हैं ना, आप एसी चलाओगे तो उसका बिल ज्यादा आएगा क्योंकि एसी ज्यादा करंट ड्रॉ करता है। सिमिलरली आप कोई इस्त्री यूज करते हो या कोई भी इस तरह का हैवी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज करते हो तो उसका बिल ज्यादा आता है क्योंकि वो ज्यादा करंट रेटिंग का होता है। तो ये तो मैग्नीट्यूड तो होता है, इसका मतलब डायरेक्शन भी होता है। जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तब भी देख लेंगे, वरना आपने सेकंड ईयर में पढ़ते हुए पढ़ा होगा कि आपका जो कन्वेंशनल करंट होता है, कन्वेंशनल करंट जो होता है वो होता है मेरा बेटा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सिमिलरली आपका जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है, दैट इलेक्ट्रॉनिक करंट इज फ्रॉम दैट इलेक्ट्रॉनिक करंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। यानी कि करंट के बाद डायरेक्शन होती है जिसकी बेस पे आपने उसको दो हिस्सों में क्लासिफाई कर दिया, दो कैटेगरीज में स्पेसिफाई कर दिया। तो अब इतनी बात देखने के बाद ये जो दो बातें मैंने आपको बताई हैं, इतनी बात देखने के बाद कोई भी एक इंसान जो मतलब आपके जैसा कोई मासूमाना स्टूडेंट है, मासूम से बच्चा है, उसको ये लगेगा कि भाई करंट शुड बी अ वेक्टर। यहाँ लिख भी देता हूं, यानी कि इतनी बात देखने के बाद आपको ये बात नजर आ रही है कि करंट शुड बी अ वेक्टर। मैं ये नहीं कह रहा कि ये होता है, मैं कह रहा हूं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ना क्या होता है कि आपके पास ना वेक्टर की डेफिनेशन आपको यहीं से समझ में आएगी। सही वाली ऊपर वाली जो बताई है ना, वो तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। जो पूरी डेफिनेशन है ना वेक्टर की, उसके 3 पार्ट्स हैं। आपने जहां भी वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ी है वहां ये पूरी डेफिनेशन पढ़ी होगी, बस आप भूल जाते हो क्योंकि उस चीज की सिग्निफिकेंस आपको पता नहीं होती है। तो करंट स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है इस पूरी एग्जांपल को देखते हुए। वजह ये है क्योंकि ये डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा। आप बोलोगे सर कैसे फॉलो नहीं कर रहा, देखो बताते हैं। मेरा बेटा वेक्टर की डेफिनेशन के ना कुल मिला के 3 पार्ट है कि हर वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर कहलाएगी जिसके पास क्या क्या हो। नंबर 1, मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, मैग्नीट्यूड में यूनिट ऑटोमेटिकली आ गया। साथ में एक प्रॉपर डायरेक्शन हो। ठीक है सर, ये बात तो हम भी कह रहे थे। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात सुनो। तीसरी बात यह है कि वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को ओबे करती हो। किसको ओबे करती हो? वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को ओबे करती हो। आसान भाषा में बताऊं, वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को ओबे करता हो वो फिजिकल क्वांटिटी अगर वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को ओबे करता है तो वो वेक्टर कहलाएगा, अदरवाइज वेक्टर नहीं कहलाएगा। वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन से क्या मुराद होती है बेटे? वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन से मुराद होती है वेक्टर की तरह ऐड होता हो, स्केलर्स की तरह ऐड ना होता हो। इतनी बात से अगर आपको पहले वेक्टर नहीं भी पता या कुछ नहीं पता, जैसे हमारे जितने यहाँ पे ए लेवल्स वाले बैठे हुए, जरा हाथ रेस करना कितने ए लेवल्स वाले बैठे हुए। वेरी गुड। बस 12 है और नहीं है? ठीक है, चलो जो 12 13 15 जितने भी लोग बैठे हुए, अब जैसे इन्होंने ये चीज नहीं पढ़ी हुई, कभी भी नहीं पढ़ी हुई, इनके वेक्टर्स का बहुत छोटा सा पार्ट है ओ लेवल्स के अंदर शामिल है, लेकिन समझ में सब आ जाएगा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। तो आपका ये जो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन है ना, इतनी बात से हर बच्चे को, या अच्छा ये मिसाल यहाँ से यूं आई थी ए लेवल्स वालों की, कि उनके जहन में भी ये बात आ गई होगी कि सर ने भी ये जुमला यूज किया है कि वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन ओबे करते हो। इसका मतलब ये है कि वेक्टर्स अलग तरह से ऐड होते हैं, स्केलर्स अलग तरह से ऐड होते हैं। इतनी जुमले से इतनी बात आपके जहन में भी आ गई हो। ठीक है, अब देखो जरा गौर से बात को, इसका मतलब यही है बिल्कुल। स्केलर एडिशन और वेक्टर एडिशन में फर्क है। हमने अभी ये पूरा टॉपिक यही पढ़ना है आज वेक्टर एडिशन का, लेकिन मैं एक छोटी सी मिसाल से समझाता हूँ। देखो बच्चे, बचपन से आज तक आपने 3+5 पढ़ा है, मेरा ख्याल है नर्सरी क्लास में सीख लिया होगा। 3+5 क्या होता है? 8 होता है। आप करो, मैं करूं, कोई तीसरा करे, चौथा करे, पांचवा करे, छठा करे, कोई भी करता रहे, 3 और 5 को जोड़ेंगे तो आंसर विल कम आउट टू बी 8। ये जो बचपन से आप करते आ रहे हो ना, जो पहले आपने उंगलियों पे करना सीखा होगा, फिर आपने ऐसे लकीरें शकीरें बना के 3 में 5 को ऐसे ऐड करना सीखा होगा, बचपन में मिस ने सिखाया होगा आपको, वो ये सब चीजें मेरा बेटा स्केलर एडिशन थी जो आप आज तक पढ़ते आ रहे हो। अब वेक्टर एडिशन में क्या है? मान लो एक वेक्टर है 3 न्यूटन का,
समझना, गौर से समझना बात को, ताकि आपको ना हो कि हम कुछ सीखने जा रहे हैं वाकई आज, मतलब कुछ एक्साइटमेंट भी हो। एक वेक्टर है 3 न्यूटन का, एक वेक्टर है 5 न्यूटन का। ये फोर्स के दो वेक्टर्स है, नजर ही आ रहा है यूनिट से मुझे ये बात। ये दोनों किसके वेक्टर है? फोर्स के वेक्टर है। मैं कहता हूं भाई मुझे बताओ इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या आएगा। तो गौर से सुनना जो मैं बात कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट 2 न्यूटन से लेकर 8 न्यूटन तक कुछ भी हो सकता है। क्या बोला मैंने? इन दोनों वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड था 3 और 5 न्यूटन, इनका रिजल्टेंट 2 न्यूटन से लेकर 8 न्यूटन तक कुछ भी हो सकता है। कुछ भी से मुराद लिटरली इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है। यानी कि 2 भी हो सकता है, 2.1 भी हो सकता है, 2.11 भी हो सकता है, 2.11111 भी हो सकता है, 2.2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 3.5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 4.5 भी हो सकता है, 4.75 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अप टिल 8। हाँ, 2 से कम नहीं हो सकता, 8 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो अब ये जो है ना, ये वाला पॉइंट आपने अपने जहन में रखना है आज के लेक्चर के अंदर। जब आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया तो इसका मतलब ये है कि आपका आज का जो लेक्चर है ना, उसका ऑब्जेक्टिव जैसे होता है ना, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, वो पूरा हो गया। आपके आज के लेक्चर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको वेक्टर एडिशन की जो रूह है ना वो समझ में आ जाए, और उसकी रूह की बुनियाद ये है कि आपको ये वाली बात समझ में आ जाए जो मैंने ये पिंक कलर के डब्बे में बनाएंगे। ठीक है? तो आसान जबान में, स्केलर्स अलग तरह ऐड होता है, वेक्टर्स अलग तरह ऐड होता है। तो वेक्टर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन रखने के साथ साथ वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को भी प्रॉपरली ओबे करता है। और वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन क्या है? वेक्टर्स की तरह ऐड होना, जिसको आपने ऐसे पढ़ा होगा हेड टू टेल रूल की तरह ऐड होना, या कम्यूटेटिव लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करना। ऑल दीज थिंग्स आर वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। ठीक हो गया? तो अब करंट के साथ मसला क्या है? करंट सीधा सीधा जुड़ता है, करंट सीधा सीधा जुड़ता है। करंट जो है ना वो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास यहां पे मान लो एक कोई तार है, यहां पे एक तार है, ठीक है, यहां एक तार है। अब ये मेरा बेटा क्या सीन है, ये मेरे पास यहाँ पे ना ये कोई नोड है या ये कोई जंक्शन है। नोड वो जगह होती है जहां पे ना दो तीन तारें आपस में आके मिल रही होती हैं। जैसे आपके घर के अंदर जो आपका मेन सर्किट ब्रेकर होता है ना, दैट इज अ नोड। ठीक है? तो वहां पे आपके पास ये तार आके मिल रहा है। ठीक है? अब यहां पे आपके पास मान लीजिए मेरा बेटा 4 एम्पियर करंट आ रहा है, इधर से आपके पास मान लीजिए 3 एम्पियर करंट आ रहा है। तो यहां से कितना करंट जा रहा होगा? सिंपल, आप बोलोगे 4 + 3, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अप्लाई करोगे, आपको पता चल जाएगा 7 एम्पियर करंट यहां से आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है? तो ये आपके पास सिंपल एडिशन थी। इसके अंदर आपने कोई वेक्टर के कवानीन का इस्तेमाल नहीं किया, आपने कोई नहीं पूछा कि भाई यहाँ पे थीटा कितना बन रहा है इन दोनों के दरमियान में, सीधा सीधा आपने जोड़ दिया, आपको पता चल गया कि भाई ये आपके पास टोटल करंट है। तो करंट जो है वो स्केलर्स की तरह ऐड होता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो ये एक सवाल है मासी में आया हुआ, सॉरी दूसरा हो गया क्वेश्चन ये। अब तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है ना मेरा बेटा, ये आपके पास है सरफेस एरिया से रिलेटेड। चलो अब देखो जरा, सरफेस एरिया कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? अब जब ये क्वेश्चन आता है तो बच्चे के जहन में आता है कि यार एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो भैया सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? ये तो आपके पास स्केलर हो जाएगा, जबकि इन एक्चुअल ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। अब समझना क्यों होती है। देखो वैसे तो जितने लोगों ने मेरे साथ सेकेंड ईयर पढ़ी है मैंने उन्हें बता दी है ये बात, लेकिन जिन्होंने नहीं भी पढ़ी कोई मसला नहीं है, आपने बोर्ड लेवल पे कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, मैं वहीं से इस चीज को रिलेट करता हूँ। आपने इस तरीके से सरफेस का एक कॉन्सेप्ट देखा होगा कि आपके पास जो भी कोई सरफेस होता है, हर सरफेस के पास मेरा बेटा एक अदद होती है डायरेक्शन, एंड दैट डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हमेशा ये जो डायरेक्शन होती है इसको हम कहते हैं, इसकी डायरेक्शन को अब या तो शो करते हो यू कैप से या शो करते हो एन कैप से, ये भी समझ में आएगा क्या यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है बेसिकली। हर सरफेस का डायरेक्शन होती है। मैं आपको मिसाल से बात समझाता हूं। आप लोगों ने अपने सेकेंड ईयर को पढ़ते हुए एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होता है जिसको हम कहते हैं फ्लक्स। ये कॉन्सेप्ट आपने 2 बार पढ़ा है, एक बार आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है, एक बार आपने मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा है। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स का कट करना, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का कट करना। तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स की आप दो दो टाइप्स पढ़ते हो, एक पॉजिटिव फ्लक्स होता है, एक नेगेटिव फ्लक्स होता है। पॉजिटिव फ्लक्स तब होता है जब आपके पास सरफेस की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस की डायरेक्शन एक ही तरफ होती है। नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स तब होता है जब सरफेस की डायरेक्शन और
इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो इसका मतलब हर सरफेस के पास डायरेक्शन होती है, उसी बेस पे आप फ्लक्स को प्लस में लेते हो या माइनस में लेते हो। तो ये चीज तो मैं बता रहा हूं आपको कि हर सरफेस के साथ एक क्या होती है, डायरेक्शन जुड़ी हुई होती है। तो जो डायरेक्शन होती है वो बेसिकली क्या होती है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो आपके पास ये जो सरफेस है, इस सरफेस का जो एरिया है वो कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। इस सरफेस का एरिया कैसी क्वांटिटी होगी मेरा बेटा, वेक्टर क्वांटिटी होगी। ये बात जहन में रखिएगा, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है भाई। मैग्नीट्यूड इसका कैसे आएगा, मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का जब आप निकालोगे ना, ये जो वेक्टर एरिया होता है इसको हम ऐसे शो करते हैं, डेल्टा ए से, इसको ऐसे शो करते हैं। ये आपके पास वेक्टर एरिया है, ये ऐसे बनेगा कि इसके पास एक तो होगा मैग्नीट्यूड और साथ में मेरा बेटा इसके पास होगी डायरेक्शन। तो ये जो आपका वेक्टर एरिया होता है ना मेरे बच्चे, इस वेक्टर एरिया का मैग्नीट्यूड तो वही है जो आप बचपन से पढ़ते आए हो, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ करोगे तो आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। डायरेक्शन क्या है, ये जो मैंने यू कैप बनाया है, यू कैप भी कहते हैं और इसको बास किताब वाले एन कैप भी कह रहे होते हैं। मतलब आप अपनी कोई सी भी किताब उठा के देखोगे तो उसमें एन कैप होता है। हमारी सिंध बोर्ड की जो ओल्ड बुक है उसमें सिर्फ एक यू कैप दिया हुआ है, तो मैंने दोनों बता दिया, फर्क कोई नहीं पड़ता, दैट इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर। इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक पॉइंट और बता रहा हूं। वो पॉइंट शायद आपको अभी ना समझ में आए क्योंकि अभी हमने वेक्टर मल्टीप्लीकेशन नहीं पढ़ी हुई, लेकिन इस पॉइंट को आप वापस जब एक बार वेक्टर मल्टीप्लीकेशन भी पढ़ लेंगे तो वापस आके देखना, आपका कॉन्सेप्ट का एक नया दरवाजा खुलेगा। जितने लोगों को समझ में आ जाए पहली दफा में बहुत अच्छी बात है, वरना यहां पे मैंने ये क्लियर कर दिया कि सरफेस एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। इसी के ऊपर मैं एक और तरह से जरा कर रहा हूं कि सरफेस एरिया वेक्टर क्वांटिटी क्यों है। इसी का एक सेकंड रीजन दे रहा हूं। जितने लोगों ने वेक्टर मल्टीप्लीकेशन नहीं पढ़ी उन्हें अभी ये चीज समझ में नहीं आएगी, कोई मसला नहीं है, ये आप बाद में वापस आके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बात है और आप ना कॉन्सेप्ट को फील करना। देखो, जब हम आगे चल के क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट में ये होता है कि आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर में एक अदद आता है मेरे बच्चे, वेक्टर। ये मैं वहां पे भी बात बताऊंगा जब आपको क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा। ए क्रॉस बी इक्वल सी। तो आपके पास, हमारे पास ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, हम ये बात कहते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट की जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या चीज है, क्रॉस प्रोडक्ट को आप फिजिकली डिफाइन कैसे करोगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है मेरा बेटा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। आपने शायद पढ़ा हो, माजी में बोर्ड लेवल में पता नहीं कितनी दफा आपके पास ये सवाल आया करता था कि भैया फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आप निकाला करते थे वो कैसे निकाला करते थे, वो आप ए क्रॉस बी करके निकालते थे। क्रॉस प्रोडक्ट की फिजिकल अहमियत है ही ये चीज कि आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालोगे। अब आप सुनना गौर से मैं क्या कह रहा हूं। क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर एक अदद क्या होता है, वेक्टर। और हमारी साइंस कहती है कि भाई इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, कि ये चीज क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो आपके ख्याल से ये जो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर आएगा ये वेक्टर होगा और ये एरिया कैसा होगा, वेक्टर होगा। इसका मतलब जो आप यहां से एरिया निकाला करते थे ना पैरेललोग्राम का, वो कैसा हुआ करता था, वो वेक्टर एरिया हुआ करता था जिसके पास मैग्नीट्यूड भी था और डायरेक्शन भी था। ये चीज मैंने आगे की आपको अभी बताई है, तो इसको आप अपने पास इस तरीके से नोट कर सकते हो। ये आपको समझ में उस वक्त आएगी सबको, मतलब ज्यादातर को, जब आप वो वाला पार्ट इसका पढ़ लोगे, ठीक है। तो इसको मैंने अलग से इसलिए साइड पे कर दिया, इनको समझ में आ गई, ये भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीन सवाल आए हुए, करंट कैसा है, सरफेस एरिया क्या चीज है, और ये टेंसर वाला जो आपका हिसाब था, ठीक है। तो यहाँ हमारी बेसिक डेफिनेशन हो जाती है पूरी। अब मेरा बेटा वेक्टर की जो रिप्रेजेंटेशन है जरा उस पर आ जाओ। देखो, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीकाकार क्या है, वेक्टर को लिखने लिखाने का, एक्सप्रेस करने का तरीकाकार, ठीक है। देखो, रिप्रेजेंटेशन, अच्छा आप में से जितने बच्चों ने मेरा बेटा वेक्टर्स के लिए किताब पढ़नी हो ना, तो वेक्टर्स का सबसे अच्छा टॉपिक सिंध की ओल्ड बुक में लिखा हुआ है। सबसे अच्छा, सबसे अच्छा अगर आपने पढ़ना है ना वेक्टर्स के बारे में, एक्चुअल में वेक्टर्स क्या हैं कैसे हैं, तो सब समझ में आ जाएगा आज की क्लास के बाद इंशाल्लाह। तो वो आपको वेक्टर्स की ओल्ड बुक में मिलेगा, बाकी किसी किताब में इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ। दूसरे नंबर पे बलूचिस्तान बोर्ड में लिखा हुआ है। और सबसे घटिया जो है ना, वो भी जो सिंध की नई किताब आई है उसमें लिखा हुआ है। पुरानी किताब जो है ना वो ब्लैक एंड व्हाइट पेज वाली, उसके अंदर वेक्टर बड़ा मतलब कॉन्सेप्चुअली डेप्थ में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर्स को बच्चे आप जो रिप्रेजेंट करोगे वो इस तरह से करोगे, कोई भी एक आपने ऐसे लेटर लिखा और उसके ऊपर ऐसे एरो लगा दिया, ये हो गया मेरा बेटा हमारा वेक्टर। अभी मैंने बताया था वेक्टर्स के बाद दो चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होता है। तो भाई मैग्नीट्यूड को कैसे शो करेंगे, देखो इसी इसको मैं पढ़ूंगा कि ये क्या है, दिस इज वेक्टर ए, ठीक है।
अब इसी का अगर मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो भैया इसी का मैग्नीट्यूड जो है ना उसको लिखने का ये तरीका हो गया। इसी तरीके से बात जगह पे इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, लेकिन हम जो ज्यादातर यूज कर रहे होंगे वो ये वाला तरीका यूज कर रहे होंगे। वजह भी आपको समझ में आ जाएगी अभी थोड़ी देर के अंदर, ठीक है, ज्यादा ही तरीके यूज करेंगे। डायरेक्शन इसकी कैसे डिफाइन करेंगे? डायरेक्शन को मेरा बेटा इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये चीज ये है डायरेक्शन, ठीक है। जहां कहीं भी ऐसे कैप लगा हुआ नजर आ जाए ना, इसका मतलब ये किसी वेक्टर की क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है। और इसको हम यूनिट वेक्टर भी कहेंगे, ये भी अभी थोड़ी देर में पढ़ते हैं क्या चीज है। तो भाई साहब ये आपके पास था रिप्रेजेंटेशन। मेरे साथ साथ जो है ना वो जरा रिवाइज कर लो जल्दी से। अगर मिसाल के तौर पे आपके पास कहीं पे लिखा हुआ है ये, तो इसको आप क्या पढ़ोगे? दिस इज वेक्टर बी। इसे आप कहोगे दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। इसे आप कहोगे दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, या यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर बी। ठीक हो गया, कुछ भी कह सकते हो, एक ही बात है। अच्छा, अब आपको एक बात पता है कि भैया आपके पास जो कोई भी वेक्टर है उस वेक्टर के पास होती हैं दो चीजें, क्या क्या भाई? मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन। यानी कि जब भी आप मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरा बेटा ये आपके पास क्या बन जाता है? वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर मैं लिखता हूं, मान लो मेरे पास एक वेक्टर कोई ए है, तो इसको एक्सप्रेस करूंगा मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड। अच्छा, ये जो डंडियां लगी हुई है ना, ये डंडियां, ये ऐसे खड़ी डंडियां, ये कहलाती है मॉड्यूलस बार्स, ठीक है। और इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया किससे मेरा बेटा? ए कैप से। अच्छा, मैं यहाँ पे स्टेरिक यूज कर रहा हूँ, उसकी कोई रीजन है, ठीक है, अभी वो भी समझ में आएगी। स्टेरिक इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे डॉट या क्रॉस यूज करूंगा तो वेक्टर्स की दुनिया में डॉट या क्रॉस का मतलब एक स्पेसिफिक टाइप की मल्टीप्लीकेशन होती है, इसलिए मैं वो यूज नहीं कर रहा। तो ये मेरा बेटा हमारे पास वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है। दिस इज समथिंग, ठीक है। ये वेक्टर बराबर होता है मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन। अब ये तो मेरा बेटा हमारी न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब अगर आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है तो क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या है, एक इसको इस तरह से करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये होती है मेरे बच्चे, मान लो अगर मैंने यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करा कि भाई हम ग्राफिकली वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मेरा बेटा वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, पहली बात तो ये क्लियर कर लो, वेक्टर के पास कितनी चीजें हैं? दो चीजें। एक है मेरा बेटा मैग्नीट्यूड और एक है मेरा बेटा उसका डायरेक्शन। ठीक हो गया, चलो अब देखो मैग्नीट्यूड कैसे आती है। सबसे पहले ये देखो बच्चे, ये जो मैंने एक ब्लू कलर से एरो बनाया था ना, ये ब्लू कलर से जो मैंने एरो बनाया, ये मेरा बेटा हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है वेक्टर। गौर से सुनते जाना, ये जो मैंने ब्लू कलर से एरो बनाया ना, ये मेरा बेटा हमारे पास क्या है? वेक्टर। आप पढ़ोगे तो आपको लिखा मिलेगा वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ये जो ब्लू से बना हुआ है दिस इज अ वेक्टर। और वेक्टर क्या होता है? जिसको आप कहते हो आपका डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ये जिसको आप एक एरो कह सकते हो। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ऐसे शो करते हैं। ठीक हो गया। अब आपके पास कितनी चीजें होती हैं वेक्टर के अंदर? भैया दो चीजें होती हैं। कौन कौन सी होती है? एक मैग्नीट्यूड होता है और एक क्या होता है भाई साहब? डायरेक्शन होता है। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? देखो जितनी भी इसकी लंबाई होगी ना, ये लंबाई दिख रही है आपको, ये जो मैंने ग्रीन कलर से शो करी है लंबाई है। ये जो लंबाई है ना मेरा बेटा, ये इसकी क्या कहला रही होती है? दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। यानी कि ये छोटा है या बड़ा है? ये छोटा है या बड़ा है, ये चीज कौन तय करेगी? इसकी लंबाई तय करेगी। तो ये चीज होगी मैग्नीट्यूड। यानी कि अगर मैं आपके सामने यहां पे देखो, गौर से सुनना, अगर मैंने मान लो एक वेक्टर ये बनाया, एक मान लो मेरा बेटा मैंने ये वेक्टर बनाया, और मैंने आपको दोनों वेक्टर के बारे में भी कुछ नहीं कहा, मैंने कहा भाई ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। आप सिर्फ इनको विजुअली एनालाइज करके बता दो किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो आप बोलोगे भाई साहब हमें दिख रहा है कि बी का मैग्नीट्यूड कैसा है? ज्यादा है किसके मुकाबले में? ए के मैग्नीट्यूड के मुकाबले। समझ आती है बात की? तो आपके पास बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और ए का मैग्नीट्यूड क्या है? कम है। अब आती है बात मेरे बच्चे डायरेक्शन की। ये जो आपको इसका एरो हेड नजर आ रहा है ना, ये एरो हेड जिसको मैंने अभी ये गोल मटोल कर दिया, दिस एरो हेड विल डिफाइन द डायरेक्शन। ठीक है, जाहिर है ये इसका मुंह किस तरफ होगा ये तो यही डिफाइन करेगा। ठीक है, ये जो थीटा है, अगर मैं ये थीटा कम ज्यादा करूंगा, ये मैं थीटा वेरी करूंगा, तो वो जो एरो हेड है उसकी सिम्त, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो ये जो एरो हेड होता है, ये मेरा बेटा क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। जब आप पढ़ोगे तो आपको यही चीज इस तरह लिखी मिलेगी कि आपके पास कोई भी जो वेक्टर है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट वेयर लेंथ ऑफ द लाइन विल डिफाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड एरो हेड विल गिव द डायरेक्शन। ठीक हो गया, ये होती है मेरे बच्चे इसकी सीधी सीधी रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, अब इसी के अंदर मेरे बेटे हम आगे चलते हैं
और आगे चल के हम हमारी वेक्टर की कुछ बेसिक टाइप पढ़ते हैं। सबसे पहली टाइप जिससे हमारे माजी में 2 क्वेश्चन आए हुए, दैट इज यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर। देखो सबसे पहले तो आप ये देखो मेरे बेटा कि आपको नाम से क्या पता चल रहा है, यूनिट वेक्टर क्या चीज है। यूनिट वेक्टर में यूनिट का लफ्ज आ रहा है, इसका मतलब है इसका खुद का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे इसको ना ऐसे कैजुअली लेके छोड़ देते हैं। ये 2 सवाल आए हैं ना, उसमें से एक सवाल सीधा इसी पॉइंट के ऊपर आया। यूनिट वेक्टर कोई भी ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। अच्छा, तो इसका काम क्या होता है भाई, इसका काम क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, क्या करता है। इसका काम यह है, ये डायरेक्शन बताता है। ये क्या करता है, डायरेक्शन बताता है। इसकी डायरेक्शन बताता है, ये डायरेक्शन बताता है किसी गिवन वेक्टर की, डायरेक्शन बताता है किसी गिवन, कोई भी जो गिवन वेक्टर है उसकी सिंथ क्या है, वो किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, वो ये बताता है। यूनिट वेक्टर इज 1 जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी है, एंड इट इज यूज्ड टू डिफाइन द डायरेक्शन फॉर अ गिवन वेक्टर। सर इसका फॉर्मूला क्या होगा, अभी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं भाई एक वेक्टर ए है, तो आप इसे लिखोगे कैसे, आप बोलोगे भैया ए वेक्टर जो है ये बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। अभी पढ़ी ये बात। अब अगर मुझे डायरेक्शन का फॉर्मूला निकालना है, आप क्या करोगे भैया, आप बोलोगे वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। वेक्टर को आपने डिवाइड कर दिया किससे मेरे बच्चे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर से। ये है फॉर्मूला। अब इसको मैं जनरलाइज कर रहा हूं, यहां फॉर्मूले को गौर से देखना। ए कैप से क्या मुराद है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे मिलेगा, जब कभी भी आप किसी वेक्टर को, और से देखिएगा, जब कभी भी आप किसी वेक्टर को इसकी खुद की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, जब कभी भी आप किसी वेक्टर को इसकी खुद की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, तो नतीजे में जो आंसर आएगा दैट विल बी अ यूनिट वेक्टर। और ध्यान में रखिएगा कि जो भी यूनिट वेक्टर होगा इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट विल ऑलवेज बी 1। जैसे अगर मैं यहां इसकी बात करूं, जो मैंने फॉर्मूला लिखा है इसके तहत मैं यहां पे ये बात लिख सकता हूं कि ए कैप का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा। अब ये बात बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आगे कहीं भी कि अगर सवाल वाले ने कहीं मेंशन कर दिया कि भैया ये यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। हम साबित भी करेंगे, निकाल के चेक भी कर लेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं। अब इसके सवाल पे बढ़ने से पहले हमें कुछ 2-3 चीजें और बात पता होनी चाहिए। वो 2-3 चीजें ये हैं भैया हमारे पास जो पूरे फिजिक्स के अंदर हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम चलेंगे ना आगे चल के मैकेनिक्स के अंदर, वो ये है, ऐसे ही है। एक मेरा बेटा एक्स एक्सिस है, एक मेरा बेटा वाई एक्सिस है, और एक ऐसे मेरा बेटा जेड एक्सिस है। अच्छा, ये जेड एक्सिस ऐसे नीचे नहीं जा रहा, ये जेड एक्सिस जो है ना यहां से बाहर आ रहा है, यानी कि ऐसे आपकी स्क्रीन से बाहर आ रहा है। ये मेरा बेटा आपके पास होता है ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन हमारा रेफरेंस है जहां से हमारी सारी कार्रवाई शुरू होती है। अगर मान लो मेरा बेटा आपके पास एक कोई बंदा है जो ओरिजिन के ऊपर खड़ा हुआ है, ओरिजिन के ऊपर मौजूद है, और ओरिजिन से वो ऐसे एक्स के अलोंग चलना शुरू करता है, तो जो यूनिट वेक्टर आप यूज करोगे उसकी हरकत शो करने के लिए, डायरेक्शन शो करने के लिए, वो कहलाएगा मेरा बेटा आई कैप। क्या कहलाएगा, आई कैप। आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। देखो भैया कोई भी काम अगर एक्स के अलोंग हो रहा होगा तो उसके लिए जो यूनिट वेक्टर आएगा वो आई कैप आएगा। सर अगर माइनस एक्स के अलोंग हो तो माइनस आई कैप आएगा। सिमिलरली अगर यही बंदा वाई के अलोंग जाता तो जो यूनिट वेक्टर आता मेरे बच्चे आपके पास, दिस विल बी जे कैप। जे कैप क्या है, फिर सुन लो भैया, ये भी यूनिट वेक्टर है। किसके लिए यूनिट वेक्टर है, जो कोई जाता अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, अभी अब एक मिसाल से बात समझाता हूं मजीद। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं भैया आपके पास एक फोर्स गिवन है, और से सुनना, शायद आज से पहले ना पढ़ा हो आपने चीजों को इस तरह से। 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप न्यूटन। सुनिएगा गौर से, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये जिस फोर्स की हम बात कर रहे हैं इसका एक्स कंपोनेंट है 4 न्यूटन पॉजिटिव एक्स के अलोंग, इसका वाई कंपोनेंट है 5 न्यूटन पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग। यही अगर होता 4 आई कैप माइनस 5 जे कैप, तो 4 न्यूटन प्लस एक्स के अलोंग, 5 न्यूटन माइनस वाई के अलोंग, क्योंकि -5 जे कैप आ गया था। अगर यही होता -4 आई कैप माइनस 5 जे कैप, तो 4 न्यूटन माइनस एक्स में, 5 न्यूटन माइनस वाई में। ठीक हो गया। सिमिलरली अगर यही बंदा आपका ऐसे जेड के अलोंग मूव करेगा, जेड के अलोंग कहां पे आएगा भैया, जेड के अलोंग आउटवर्ड आएगा। आउटवर्ड आएगा तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये जेड मैं यहां लिख भी देता हूं, दिस इज आउटवर्ड। और नेगेटिव जेड क्या होगा, फिर इनवर्ट हो जाएगा आउटवर्ड। ठीक है, तो ये हो गया के कैप। ये भी क्या है भैया,
दिस इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ये जो 3 यूनिट वेक्टर है ना मेरा बेटा, इनको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स। इनको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स। अच्छा, हमारे पास जितनी भी किताबें, खास तौर पे अपना एशियन ऑथर्स की जितनी भी किताबें, हमारी टेक्स्ट बुक से लेके कोई भी किताब एशियन ऑथर की जो है, उसके अंदर वो आई कैप जे कैप ही यूज करते हैं और इनको कहते हैं रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स। और रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स का काम क्या होता है, जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई जेड वाला, इनके अंदर एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग, कोऑर्डिनेट्स के अलोंग डायरेक्शन को डिफाइन करना, रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, पांच जगहों पे आपको ये चीज ऐसे भी लिखी मिल सकती है, ए एक्स, ए वाई, ए जेड। परेशान नहीं होना, बस उसने आई कैप जे कैप के कैप को ऐसे कर दिया। अब आप में से अगर कोई फॉरेन ऑथर की किताब देखता है, सबसे बड़ी हेलिडर रेसलिंग है, उसमें उसने ऐसे ही लिखा हुआ है। सिमिलरली जो आपके ये यूके के बोर्ड वाले ए लेवल वाले बच्चे हैं, इनका जो मैथ्स का पार्ट होता है, इस मैथ्स के पार्ट के अंदर जो मैकेनिक्स का सिलेबस है और फर्दर मैकेनिक्स है, फर्दर मैथ्स के अंदर, उसमें भी इसी तरह से यूज होता है ए एक्स, ए वाई, ए जेड। तो बस बताने का मकसद ये, अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ठीक है ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली कहीं पर भी। तो बस ये आपको मोटी मोटी बात समझ में आनी चाहिए कि भाई यूनिट वेक्टर क्या है, वो मैंने बता दिया, किस किस तरह से हो सकता है बता दिया। अब एक आखिरी एग्जाम्पल और उसके बाद मैं सवाल पे चल रहा हूं, और आप ये फील करो कि आपको क्या सारी बातें समझ में आई हैं या नहीं। एग्जाम्पल सुन के बताना और हाथ रेस कर देना अगर समझ में आए तो। जो मैं बोल रहा हूं ना, उसे गौर से सुनना। मैं कहता हूं कि भैया एक कोई फोर्स है, एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय 3i कैप -2j कैप +8k कैप न्यूटन। इससे मुझे ये बात समझ में आ रही है इतनी बात पढ़ने के बाद, अरे भैया अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है अल्लाह के बंदे। मैं ये कह रहा हूं, इससे मुझे इतनी बात समझ में आ रही है कि ये जो भी फोर्स है, इसका 3 न्यूटन का कंपोनेंट एक्स के अलोंग है, पॉजिटिव एक्स के अलोंग। 2 न्यूटन का कंपोनेंट -y के अलोंग है। 8 न्यूटन का कंपोनेंट पॉजिटिव z के अलोंग है, यानी कि आउटवर्ड। क्या इतनी बात सबको समझ में आती है? जितने लोगों को समझ में आ गई वो हाथ उठा दो, इतनी बात समझ में आ गई। ये इंफॉर्मेशन मुझे यहां से देखकर ही समझ में आई है। बाकी के लोग 394 बच्चे हैं भैया, बाकियों ने पास नहीं होना क्या? चलो, बाकी के लोग भी होश में आ जाएं तो वो भी हाथ उठा दो बेटे। ठीक है, चलो गुड हो गया। अब सवाल चलते हैं, एक सवाल मैं कराऊंगा, फिर एक सवाल मैं आपको होमवर्क में दूंगा। चलो देखना शुरू करो। अब आपके पास क्वेश्चन है कि भैया आपने यूनिट वेक्टर मालूम करना है। यूनिट वेक्टर मालूम करना है आपको। एक वेक्टर ए गिवन है, ठीक है, ये वाला वेक्टर ले लेते हैं जो आपको पीछे वेक्टर एफ गिवन था। ठीक है, ये जो मैंने मिसाल ली थी ना, ये वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, सॉरी यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, ये पीछे गिवन है ना भाई, इसी का मैं क्या कर रहा हूं मेरा बेटा, यूनिट वेक्टर निकाल रहा हूं। अच्छे से देखना। ठीक है बच्चे, आप लोग अपना हाथ नीचे कर सकते हो, थैंक यू सो मच। ठीक है, ठीक है मेरा बेटा, तो पहले मैं आपको एक सवाल करा दूं, ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको देता हूं करने के लिए, फिर आप लोग कर लिएगा अपना। ठीक है, चलो देखो, ये आपको वेक्टर गिवन है, आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। मैंने अभी आपको जो चीज सिखाई थी, फिर से वही बात बता रहा हूँ, स्टार्ट से देख लो कि भैया एक वेक्टर है, उसके साथ होता है उसका मैग्नीट्यूड, और साथ में होता है मेरे बेटे उसका डायरेक्शन। ठीक है मेरे बच्चे, उसको ऐसे लिख देंगे। अच्छा, ये कोई लाजमी नहीं है कि डायरेक्शन के लिए आप हमेशा स्मॉल लेटर ही यूज करो। एक एक कह लो स्टैंडर्ड नोटेशन आपकी किताब में यूज होती है, वरना कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, मतलब कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है ऐसी है। ठीक है, अब अगर मुझे इसका चाहिए तो फॉर्मूला क्या बनेगा कि भैया वेक्टर डिवाइडेड बाय इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है बच्चे, ये हो गया आपके पास। अब देखो, वेक्टर तो आपके पास गिवन है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए मेरा बेटा इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो भैया पहले यहां पे सीख लीजिए मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। बेटे मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है √x² + y² + z²। देखो बच्चे, जो चीज मैं जिस तरह सिखाता जा रहा हूं ना, आप उसको उसी तरह सीखना, जबरदस्ती का कोई शॉर्टकट नहीं लगाना। वो आपके लिए बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी, क्योंकि आप जो है ना वो चीजों को लॉन्गर रन में नहीं देखते जहां मैं देख रहा हूं। ठीक है, अब देखो मैं बता रहा हूँ एक्स वाई जेड क्या होता है, अच्छे से सुनो। ये वेक्टर आपके सामने लिखा है, इसी को मैं लिख रहा हूं, 3i कैप -2j कैप
प्लस 8k कैप। अच्छे से सुनना मैंने क्या बोला। मैं कह रहा हूं आई कैप के पीछे जो कुछ लिखा है वो एक्स है साइन के साथ। आई कैप के पीछे क्या लिखा है? +3 लिखा है। जे कैप के पीछे जो कुछ लिखा है वो वाई है साइन के साथ, -2 है। के कैप के पीछे जो कुछ लिखा है वो जेड है साइन के साथ, +8। सही है? तो भाई वैल्यू पुट कर दो। अच्छा ये सॉरी ये मैग्नीट्यूड है बच्चे, ये ऐसे मॉड बार्स भी आएंगे इधर। अब मैंने बोला भाई ठीक है मैग्नीट्यूड मुझे मालूम करना है, ऐसे आ जाएगा √x की जगह क्या आया भैया? 3 का स्क्वायर। सही है? वहां पे क्या आया? -2 का स्क्वायर। यहां पे क्या आया? 8 का स्क्वायर। ठीक है भैया? अब मुझे पता है आपके दिल दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये तो वैसे ही स्क्वायर हो रहा है, हम साइन ना भी लेते तो क्या ही फर्क पड़ता। मुझे पता है ये सवाल आ रहा होगा ध्यान में, लेकिन मैं फिर यही कह रहा हूं जो बात बताई जाए वैसे ही लो। वजह ये कि अभी थोड़ी देर बाद आगे चलोगे, डॉट प्रोडक्ट करोगे तो वहां साइन से अलबत्ता बहुत फर्क पड़ जाएगा अगर आपने साइन वहां पे नहीं लिया तो। इसलिए एक ही बार में सही कॉन्सेप्ट याद रखो ना। ठीक है? तो ये बात ध्यान में रखेंगे हम। अब कुछ नहीं करना भाई। ठीक है? बेसिक मैथ्स के लेक्चर में आपके साथ फिर से शेयर भी कर दूंगा, तो आपने जो है ना ये सब बातें ध्यान में रखनी है। ये स्क्वायर स्क्वायर निकालना मैंने सब उसमें सिखाया है। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 8 का स्क्वायर हो गया मेरे बेटे आपके पास 60। ये आ गया। ठीक है? 64 में 4 ऐड करते हैं तो 68, 68 में 9 ऐड करेंगे तो 77, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया मेरे बच्चे? 77। अच्छा वेक्टर्स के अंदर ना एक खास बात आप ये चीज नोट करोगे कि इस पूरे चैप्टर के अंदर अगर तो अंडर रूट के अंदर परफेक्ट रूट आ रहा होगा तो एग्जामिनर उसको लिखेगा। जैसे अगर √81 आ रहा होता तो एग्जामिनर उसे सिंप्लीफाई जरूर करता, 9 लिखता उसे। लेकिन अगर परफेक्ट रूट नहीं आएगा तो आप ये चीज नोट करोगे किताब की एग्जांपल्स वगैरह भी सॉल्व करते हुए कि आपका एग्जामिनर उसे एज इट इज छोड़ देगा, तो आपने भी उसे एज इट इज छोड़ देना। √77 को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हालांकि जब आप बेसिक मैथ्स का लेक्चर देखोगे तो उसमें √77 को मैंने सॉल्व करना सिखाया है आपको, लेकिन जरूरत नहीं है वेक्टर्स की दुनिया में ऐसे छोड़ देना। अब क्या करें भाई? फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। आपका जो फॉर्मूला था वो क्या था? यूनिट वेक्टर आप निकाल रहे थे और वेक्टर एफ क्या दिया हुआ है आपके पास? 3i कैप -2j कैप प्लस 8k कैप। अपॉन में क्या आ गया मेरे बच्चे? अपॉन में आ गया हमारे पास √77। ये भैया आंसर आ गया। चाहो तो आप इसको थोड़ा सा और खूबसूरती से लिख सकते हो, एंड दैट थोड़ा सा और खूबसूरती क्या बनेगी? आप इसको ब्रेक कर दो एलसीएम को। 3/√77 आई कैप माइनस का 2 बेटा ये 2 थोड़ा बेहुदा बन गया लेकिन गुजारा करना। 2/√77 जे कैप प्लस का 8/√77 के कैप। ये हो गया मेरा बेटा आपका यूनिट वेक्टर। दिस इज योर आंसर फॉर द यूनिट वेक्टर ऑफ द रिक्वायर्ड वेक्टर। ठीक है? ये आ गया। मैंने आपको बताया था कि हर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। चेक कर ले जरा इसका भी। वैसे चेकिंग करा रहा हूं कि इसका मैग्नीट्यूड दिखा देता हूं कि 1 आ भी रहा है या नहीं आ रहा। हमने ऐसी कोई हवाई बात की थी। चेक करते हैं मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। √x² y² z²। तो भैया x क्या है? जो i के पीछे लिखा हो, तो 3/√77। और जनाब ऊपर क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। y क्या है मेरे बच्चे? माइनस का, मैंने कहा था ना साइन के साथ लेना भैया, माइनस का 2/√77 क्योंकि जे के पीछे तो यही सब लिखा हुआ है, प्लस का 8/√77। ठीक है? ऊपर आ गया स्क्वायर। चलो ये हो गया। हम चेक कर रहे हैं कि भैया इसका मैग्नीट्यूड 1 भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो अब देख लो 3 का स्क्वायर क्या होता है। अरे यार एक तो तुम अजियत दिए जा रहे हो मुझे। अब देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। स्क्वायर √77 पे आएगा तो रूट मर जाएगा, ये हो गया 77। माइनस के ऊपर स्क्वायर आया, माइनस साइन खत्म, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, अपॉन में आ गया 77। 8 का स्क्वायर हो गया भैया 64, अपॉन में आ गया 77। और ये ऊपर हो गया आपके पास 64 में 4 ऐड किया 68, 68 में मैंने 9 को ऐड किया तो ये बन गया मेरा 77। एलसीएम तो पहले ही सेम है तो 77/77। और भैया ऊपर क्या आ गया मेरे पास? अंडर रूट आ गया। सॉल्व किया, आंसर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ये हमेशा 1 ही आएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस है भी नहीं। ठीक है? क्लियर हो गया? जल्दी से एक सवाल अब आपके हिस्से में आता है। भैया आपके पास एक वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 2j कैप -4k कैप। जल्दी से मुझे इसका यूनिट वेक्टर निकाल करके दिखा दें। बेस्ट हो गया मेरा बेटा, काफी सारे बच्चों ने इसका आंसर बताया है। ठीक है? मैं सॉल्व कर लेता हूं, आप लोग अपना आंसर चेक कर लो। सबसे पहला काम क्या करेंगे? इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो भैया मैग्नीट्यूड में क्या आएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। ठीक हो गया भैया? ये आ गया। 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का स्क्वायर 4,
फिर 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 16 हो गया। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या आता है मेरे बच्चे, √24। ठीक है, बस आ गया आंसर। यूनिट वेक्टर आप कैसे लिखोगे इसका भैया, यूनिट वेक्टर आप बोलोगे 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 4k कैप और अपॉन में क्या आ गया मेरा बेटा, इसका हमारे पास 24। ठीक है, अब देखो, अब इससे रिलेटेड एक सवाल जो हमारे माजी में आया हुआ है, ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक सवाल मेरे बच्चे जो हमारे माजी में आया हुआ है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। अब गौर से देखो और कोशिश करना आप उसको अटेम्प्ट करने की एक बार कोशिश जरूर करो एटलीस्ट। ठीक है, क्वेश्चन कहता है फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर, find a unit vector parallel to find a unit vector parallel to a vector x, आगे लिखा हुआ है where vector x has where vector x has where vector x has magnitude find a unit vector parallel to vector x और where vector x has a magnitude of vector b। ठीक है, चलो गुड हो गया। अब देखो जल्दी यहां से, आपको यहां पे इसने कहा कि भाई आपने यूनिट वेक्टर मालूम करना है मेरे बेटे, और वो यूनिट वेक्टर आपने किसके पैरेलल निकालना है, वेक्टर एक्स के पैरेलल निकालना है, और जो वेक्टर एक्स है उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, वेक्टर बी के बराबर है। ठीक हो गया, अब आपको यहां पे उसने एक वेक्टर बी दे दिया 2i कैप माइनस 3j कैप, हाँ तो थोड़ी देर -3j कैप प्लस का 4k कैप। ठीक हो गया, ये हो गया। सवाल को अटेम्प्ट करो मेरा बेटा एक बार लाजमी, और इसके अंदर ना एक चीज चेंज कर लो, 1 मिनट, एक चीज चेंज कर लो बच्चे, चलो 1 मिनट। फाइंड आउट यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर एक्स वेयर एक्स इक्वल्स, ऐसे कर लो ए प्लस बी। ठीक है, उसने आपको एक वेक्टर ए दे दिया, एक वेक्टर बी दे दिया, और इस तरह से कह रहा है 2i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, चलो जल्दी से सॉल्व करो। अब देखो मेरा बेटा, इसके अंदर आपने क्या करना था, उसने आपको ना सिर्फ आपका एक स्टेप बढ़ा दिया और कुछ भी नहीं करा। देखो, उसने आपको सिर्फ ये कहा आप सबसे पहले क्या करो, आप एक्स की वैल्यू मालूम कर लो। एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, उसने लिख के दे दिया एक्स बराबर है मेरा बेटा किसके, ए प्लस बी के। तो भैया पहले आप ए के अंदर बी को ऐड कर लीजिए लाके। अच्छा, अब ए आपके पास क्या लिखा है, ए हमारे पास लिखा है 2i कैप प्लस 4j कैप, आगे के कैप नहीं लिखा हुआ तो मैं खुद ही लिख दूंगा, के कैप की जगह क्या आ रहा है, 0k कैप आ रहा है, क्योंकि के कैप का कोई मैग्नीट्यूड मुझे गिवन नहीं था। ठीक है, अच्छा, बी कितना दिया हुआ है भाई साहब, 2i कैप -3j कैप प्लस का 4k कैप। ठीक हो गया बच्चे। अब वेक्टर एडिशन कैसे होती है भैया, आई वाला आई में, आई वाला आई में, जे वाला जे में, फाइनली के वाला के में, ऐसे ऐड होगा आपके पास। ठीक हो गया, तो 2 में 2 को जोड़ा तो ये हो गया मेरा बेटा 4i कैप, ये आ गया इक्वल टू, ठीक है इसको मिटा देते हैं। अब 4 में से 3 को निकाला तो ये बच गया 1j कैप, 1 आप लिखो ना लिखो बात बराबर है। ठीक है, अगर 1 नहीं भी लिखोगे तो जे कैप लाजमी लिखना है, क्योंकि अगर आप जे कैप भी नहीं लिखोगे तो फिर वो इसका मतलब हो जाएगा 0j कैप है यहाँ पे। तो अगर आप 1 नहीं भी लिख रहे, जैसे आपके पास कहीं पे एक्स लिखा होता है, भाई इसका मतलब पीछे 1 है ना, ठीक है, नहीं 1 लिखा हुआ इसका मतलब 1 मौजूद है, लेकिन अगर एक्स ही नहीं लिखा हुआ इसका मतलब वहां पे वो क्या है, वहां पे वो 0x लिखा हुआ है। ठीक हो गया, गुड है। अब देखो आगे 0k कैप प्लस 4k कैप, क्या हुआ मेरा बेटा यहाँ पे आपके पास 4k कैप। ठीक हो गया, ये आपके पास आपने एक्स वेक्टर निकाल लिया, दिस इज योर एक्स वेक्टर एज पर द गिवन कंडीशन।
अब मुझे इसी एक्स वेक्टर का मेरा बेटा क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 1 का स्क्वायर हो गया 1, फिर 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 हो गया। तो मेरा बेटा ये आपके पास आ रहा है अंडर रूट ऑफ 33, ठीक हो गया। अब फाइनल आंसर में इसका कैसे लिखूंगा, जो आंसर आया था मेरा 4i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप, और मेरा बेटा अपॉन में हमारे पास एक आंसर आ गया, दैट इज अंडर रूट ऑफ 33। बोलो भैया, ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई कि मैंने आंसर किस तरह से निकाला है। चलो मेरा बेटा, ये आपके सामने एक और क्वेश्चन आ गया। ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास डाउ यूनिवर्सिटी के पास पेपर में आया हुआ है। अब जल्दी से इसको करो। चलो बच्चे देख लो कि ये आपके पास क्या है। आपको कहते हैं इफ ए वेक्टर इज दिस एंड बी वेक्टर इज दिस, तो क्या रहा है आपसे क्या करने के लिए, फाइंड अ वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। देखो कहता है कि आपने एक वेक्टर मालूम करना है। बच्चे सवाल को अच्छे से देखो, क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है फाइंड अ वेक्टर, आपने एक वेक्टर मालूम करना है जिसका मैग्नीट्यूड वही है जो बी का है और पैरेलल किसके है, ए के। सवाल देखो कितना अच्छा सवाल फ्रेम हुआ है। आपने कोई एक वेक्टर मालूम करना है, मैं मान लेता हूं कि यार उस वेक्टर का नाम है वाई जो मुझे मालूम करना है। हम वेक्टर को लिखते कैसे हैं, हम कहते हैं भैया वेक्टर बराबर होता है मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन के, ऐसे ही यही होता है वेक्टर। अब आपका ये एग्जामिनर कह रहा है जो वेक्टर आपने मालूम करना है इसका जो मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड बराबर है वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के। देखो ये कह रहा है मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के, और ये पैरेलल किसके है, ए वेक्टर के पैरेलल है। अच्छा पैरेलल से उसको क्या कहना चाह रहे हैं जरा समझिएगा ये बात। देखो देखो मेरा बेटा, अगर ये फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि अगर ये ए वेक्टर है, तो मेरा बेटा अगर ये ए वेक्टर है तो जब मैं इसका यूनिट वेक्टर निकालूंगा, ए का यूनिट वेक्टर, तो ए का यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा। क्यों सर, बेटे कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन याद करो, मैंने क्या बताया था, वही बता रहा हूं बच्चे। मैंने क्या बताया था कि जो यूनिट वेक्टर होता है उसका काम होता है डायरेक्शन बताना। तो ये जो ए कैप है इसका डायरेक्शन ए वेक्टर के अलोंग ही होगा ना, ये डायरेक्शन ही तो बता रहा है। अब आप सोचो जरा एक चीज सोचो गौर से, अगर मेरे पास कोई भी और वेक्टर है, मान लो ये वाई वेक्टर है मेरा, एग्जामिनर ने आपके कहा हुआ है कि आपका जो वेक्टर जो आपने फाइंड आउट करना है ये वेक्टर ए वेक्टर के पैरेलल है। आपका कोई भी वेक्टर अगर ए वेक्टर के पैरेलल होगा मेरे बेटे, तो क्या मैं कह सकता हूं दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल सेम होगा, बोलो हाँ या ना। अरे ऐसे ही होगा ना भाई, जो दो आपस में पैरेलल वेक्टर होंगे उनका डायरेक्शन सेम होगा। जब डायरेक्शन सेम होगा तो उनका यूनिट वेक्टर भी कैसा होगा, सेम होगा। यानी कि मैं ये बात कह सकता हूँ ये जो वाई वेक्टर मैंने मालूम करना है इसका जो डायरेक्शन है वो ए के डायरेक्शन के इक्विवेलेंट होगा। बोलो भैया इतनी बात समझ आती है सबको जो मैंने बात बताई है। बोलो भैया, ये दो बातें सबको क्लियर हो गई जो मैंने बात बताई है। पहली बात मैंने आपको ये बताई, देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं मेरे बेटे, इसको गौर से देख लीजिएगा। मैंने आपको पहली बात ये बताई मेरे बच्चे कि आपके पास आपने एक वेक्टर फाइंड आउट करना है। मैंने कहा ठीक है, वेक्टर के लिए आपको चाहिए होती है दो चीजें, वन इज मैग्नीट्यूड अदर वन इज डायरेक्शन। इसने कहा भाई मैग्नीट्यूड कहां से आएगा, बी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वही आपके रिक्वायर्ड वेक्टर की मैग्नीट्यूड है। मैंने कहा ठीक है, लिख दिया मैंने। इसने कहा कि जो आपका रिक्वायर्ड वेक्टर है वो ए वेक्टर के पैरेलल है। इस जुमले में क्या इंफॉर्मेशन छुपी हुई है कि ए वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है, ए वेक्टर की जो डायरेक्शन है वही सेम डायरेक्शन किसकी होगी, मेरे रिक्वायर्ड वेक्टर की होगी। बोलो ये दो बातें क्लियर हो गई, बस अब कुछ नहीं करना। आपने क्या करना है, ये जो आपको गिवन है आप यहां से बी का मैग्नीट्यूड निकालोगे मेरा बेटा, बी का मैग्नीट्यूड निकालोगे, आपके सामने वेक्टर गिवन है, बी का मैग्नीट्यूड निकालोगे। फिर आप क्या करोगे, फिर आप ए का यूनिट वेक्टर निकालोगे। यूनिट वेक्टर ए का निकालना आता है, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे आप यहां से, और इन दोनों को आपस में क्या करोगे मेरा बच्चा, आप मल्टीप्लाई कर दो। जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आएगा। जल्दी से सॉल्व करो, आपके पास 1 मिनट का टाइम है। आंसर इसका आ रहा होगा 20i कैप प्लस 15j कैप। तो जितने लोगों का ये आंसर आ रहा है एक्सीलेंट, जितने लोगों का नहीं आ रहा एक बार अटेम्प्ट लाजमी कर लो ताकि हम आगे चल सकें और अपने मजीद कॉन्सेप्ट को देखें। 20i कैप प्लस 15j कैप। तो देखो मेरा बेटा मैं ये सवाल आपको सॉल्व करा रहा हूँ। देखो आपको सवाल में कहा गया था कि भैया आप इन्हें एक वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड एक दूसरे वेक्टर जितना है और ये पैरेलल किसी और के है। तो मैंने कहा भाई जो वेक्टर आपने फाइंड करना है ये आपको बताना ये चाह रहा है, वेक्टर की दो चीजें होती हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन।
तो इसने कहा मैग्नीट्यूड बी के बराबर है, तो हमें एक तो चाहिए होगा बी का मैग्नीट्यूड, तो बी ये रहा, इसका मैग्नीट्यूड हम निकाल लेंगे। एक आपको चाहिए होगा इसका डायरेक्शन, ठीक है भैया, ये डायरेक्शन, डायरेक्शन आपको ए वेक्टर के बराबर गिवन है। कैसे पता चला? इसने कहा ये जो आपका रिक्वायर्ड वेक्टर है, दिस वेक्टर इज पैरेलल टू ए वेक्टर। तो मेरा बेटा जब ये पैरेलल है तो इसका मतलब ये ए वेक्टर है, ये इसका यूनिट वेक्टर होगा। अभी इसके पैरेलल जितने भी वेक्टर होंगे वो सारे ऐसे ही बनेंगे, गोया इन सब का यूनिट वेक्टर ये वाला ए कैप ही इनका क्या होगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, गुड हो गया। अब आपने क्या करा, मैंने बोला भाई पहले आप बी का मैग्नीट्यूड निकालो। तो बी का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा आपके पास मेरे बच्चे? ये आ जाएगा आपके पास 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा ये यहां पे आपके उठ के 24 का स्क्वायर। भैया 24 का स्क्वायर कैसे आ जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 16, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, ये आ गया आपके पास 6 7 5, 576 होगा मेरा बेटा इसका स्क्वायर। 576 प्लस में मेरे बच्चे आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे 49 आ गया। ठीक हो गया, इसको ऐड कर लेंगे, जब इसको ऐड करेंगे मेरा बेटा तो ये आपके पास बनता है 585। 585 में मजीद 40 जोड़ेंगे तो ये बनता है मेरे ख्याल से आपके पास 625। 625 और 625 जो होता है वो मेरा ख्याल है कि 25 का स्क्वायर होता है। 25 10 जा 250, 20 जा 500, हाँ ठीक है यही होता है। ये मेरा बेटा यहाँ पे आपके पास ये आ गया 25 आ गया। ठीक है, अब ये आपके पास आ गया मेरे बच्चे, ये आ गया बी का मैग्नीट्यूड आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने ए का यूनिट वेक्टर निकालना है। वो कैसे आएगा भाई? ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस तरीके से आएगा। अब मेरे बच्चे आपके पास जो ए वेक्टर गिवन है वो देखिए क्या गिवन है आपके पास, 4i कैप प्लस 3j कैप, ये आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे आएगा भाई साहब? √4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9, ये हो गया भैया। तो भैया 4i कैप प्लस 3j कैप अपॉन में आ गया आपके पास 16 प्लस 9 25, 25 का रूट लेंगे तो क्या बनेगा भैया 5 बन जाएगा। अब मैंने कहा था वेक्टर निकालना है, वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। वो ऊपर दिखाइए पूरी कहानी कैसे हो रहा है ये काम आपका। मल्टीप्लाई कर दो तो भाई बी का जो मैग्नीट्यूड था उसको मल्टीप्लाई कर दिया, 4i कैप प्लस 3j कैप अपॉन में क्या आ गया मेरे बच्चे 5 आ गया, मर गया। 5 5 से हो गया 25, ये वाला 5 मल्टीप्लाई होगा 4 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो जनाब 4 5 का क्या हो जाएगा 20, और जनाब 5 3 का क्या हो जाएगा 15। ये जो मैंने यहाँ पे स्क्वायर निकाला है ये कैसे निकाला है, इसी के लिए मैं आपके साथ अभी बेसिक मैथ्स के लेक्चर शेयर कर दूंगा, वो आप तसल्ली से देख लेना। तो ये स्क्वायर निकालना, ये रूट शूट निकालना, ये सब आपके मसले हल होने वाले हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये बेसिक मैथ्स है सीधा सीधा, और कुछ नहीं। ठीक है, इस तरीके से हम ये वाला काम करते हैं। यहां तक मुझे बता दो क्लियर है मेरा बेटा? तो अब हम लोग आगे चलें। अब तो मैंने यार 5 10 दफा रिपीट कर दिया, अब तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। इतना बड़ा क्वेश्चन टेस्ट में आता है बेटे, इसके दो आंसर है। पहली चीज तो ये डाउ के 2017 या 18 के पेपर में आया हुआ है। दूसरी चीज लास्ट टाइम जिस बच्चे ने सवाल पूछा था वो अभी चिंची रिक्शा चला रहा है। अब तुम तय कर लो तुमने क्या करना है। ठीक है, तो 2018 या 17 के पेपर में आया हुआ है, ये आपके पास पेपर में आपको दिख भी जाएगा। ठीक है, साजगार रिक्शा चला रहा है एग्जैक्टली। चलो जी बच्चे, एग्जैक्टली बड़ा नहीं है, एक भाई साहब को बड़ा लग रहा था। चलो बासिल बेटी, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ही कर ले, बहुत है आगे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अब मेरा बेटा चलते हैं हम लोग आगे। अब हमारे पास मेरे बच्चे जो हमारा अगला टाइप ऑफ वेक्टर है वो मेरा बेटा हमारे पास हमारा है पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया, हमारा यूनिट वेक्टर हमारा क्लियर हो गया। नाउ वी आर मूविंग ऑनवर्ड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर। ठीक है, मेरा बेटा पोजीशन वेक्टर का काम होता है किसी भी पॉइंट की पोजीशन, लोकेशन, एड्रेस बताना विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। ठीक है, समझिएगा बात को गौर से। ये मान लो मेरा बेटा हमारे पास ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, हमेशा इसी तरह से बनेगा हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके अंदर भैया यहाँ पे हमारे पास ओरिजिन है। ठीक है, ये ओरिजिन है, और यहाँ पे कहीं पे कोई मेरा एक पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट का नाम ए है मेरा बेटा, और मुझे ओरिजिन से इस पॉइंट तक आना है, मुझे ऐसे ओरिजिन से यहां तक आना है। ठीक है, यहाँ तक।
मुझे यहाँ पे आना है मेरा बेटा ओरिजिन से। जरा गौर से देखिएगा मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ आपसे। तो मैं कहूंगा कि मेरे पास जो पोजीशन वेक्टर है उसको ऐसे लिखते हैं आर ए कैप, ये बराबर होगा मेरा बेटा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के। मुझे पता है ये चीज डायरेक्टली समझना मुश्किल होगी, तो कोई मसला नहीं है, आप ऐसे देख लो यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ कि भाई मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि भाई ये जो पोजीशन वेक्टर मैंने आपको लिख के दिया है, ये है 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 8 के कैप। अच्छे से सुनिएगा, मैं आपको इस मिसाल से बात समझा। पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन क्या दी? एक ऐसा वेक्टर जिसका काम क्या है? लोकेशन, पोजीशन, एड्रेस डिफाइन करना विद रिस्पेक्ट टू क्या? विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, ओरिजिन के लिहाज से डिफाइन करना, ठीक है? क्योंकि जाहिर है आपको ये एक कोई ना कोई इनिशियल रेफरेंस लेना जरूरी होता है, ठीक हो गया? अच्छा, मान लो आपका भाई साहब जो है ना, बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है ओरिजिन के ऊपर। अब आपने ए पे जाना है और ए का पोजीशन वेक्टर ये गिवन है आपको। पहले क्या लिखा हुआ है? 2 आई कैप, यानी कि आप 2 कदम चलोगे पहले एक्स एक्सिस पे। फिर क्या लिखा है? फिर है आपका 4 जे कैप, आप फिर ऐसे 4 कदम ऊपर जाओगे। फिर 8 के कैप, आप ऐसे 8 कदम बाहर आओगे तो आप अपने मतलब की जगह पर पहुंच जाओगे। ये मतलब है मेरा बेटा आपके पास किस चीज का? पोजीशन वेक्टर का। अब मैंने आपको यहाँ पे इसका एक जनरल फॉर्मूला लिख के दिखा दिया। दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पोजीशन वेक्टर, कि आप एक्स स्टेप चलोगे एक जगह पे, वाई चलोगे एक जगह पे, जेड चलोगे एक जगह पे, दैट इज पोजीशन वेक्टर, ठीक है? अगर पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोलेगा तो भाई अब तो हम सीख ही चुके। मैग्नीट्यूड कैसे आ जाएगा आपके पास? एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ठीक हो गया? क्लियर हो गया? एक और मिसाल से बात को समझा देता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरा बेटा आपके पास किसी एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है एंड दैट इज गिवन टू बी 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। अच्छे से सुनिएगा बच्चे, अगर आपको अभी भी पोजीशन वेक्टर क्लियर नहीं हुआ तो इस एग्जाम्पल से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये मान लो मेरा बेटा हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब देखो ये जो मैंने आपके सामने पोजीशन वेक्टर लिखा है ना, इसको मैं यहाँ पे मैप करने लगा हूं, ठीक है? हमेशा स्टार्ट कहां से करेंगे? ओरिजिन से। पहले लिखा है 4 आई कैप। 4 आई कैप का मतलब हो गया कि आप 4 कदम जाओगे एक्स एक्सिस पे, तो आ जाओ भाई 4 कदम। या अगर मेरा बेटा हम एक्स एक्सिस पे 4 कदम, तो ये मेरा बेटा आपके पास कहला रहा है 4 आई कैप। अब कहां जाएंगे? 3 कदम जाएंगे प्लस वाई एक्सिस पे, क्योंकि प्लस में दिया हुआ वैल्यू। तो भैया ये आपके पास आ गया आपका, ठीक है? नाउ दिस इज मेरा बेटा 3 जे कैप, या तो ये है मेरा बेटा वो पॉइंट ए जिसकी यहाँ पे बात करी थी ना। मैथ्स वाले जो बच्चे हैं आप जानते हो इनको, इनके कोऑर्डिनेट्स हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहन में रखिएगा ये भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। ये आपके पास ये आपके पास ऑर्डर्ड पेयर नोटेशन कहलाता है। ऑर्डर्ड पेयर नोटेशन टू रिप्रेजेंट वेक्टर्स, ऑर्डर्ड पेयर नोटेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दे दूं, अच्छा हुआ याद आई गया ये बात भी यहाँ पे। अगर एक वेक्टर ए लिखा हुआ है आपके पास 7 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 8 के कैप, इसकी ऑर्डर्ड पेयर नोटेशन जो बनेगी वो ऐसे बनेगी। ऑर्डर्ड पेयर नोटेशन में ऐसे लिखा जाएगा 7 कॉमा -3 कॉमा 8। नाउ दिस इज ऑर्डर्ड पेयर नोटेशन, ठीक हो गया? अब हमारे पास यहाँ पे जो मेरा बेटा जो एग्जांपल चल रही थी, इसके अंदर मैं जो आपको पोजीशन वेक्टर बताऊंगा वो ये रहा। आपको ये रहा पोजीशन वेक्टर, आपका दिस इज पोजीशन वेक्टर। ये आपका पोजीशन वेक्टर आ गया। कहां से कहां पे जा रहा है? ओरिजिन से उस पॉइंट पे जा रहा है जहां की आपको लोकेशन चाहिए थी, ठीक हो गया? ये आ गया। अब इसको लिखेंगे कैसे? ये क्या चीज है? दिस इज 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। और दिस इज योर पोजीशन वेक्टर, जिसका काम क्या है? ओरिजिन से किसी भी पॉइंट तक की लोकेशन, पोजीशन या एड्रेस को डिफाइन कर देना, ठीक है भैया? चलो अब आगे देख लो। ये हो गया पोजीशन वेक्टर। इसी तरह मेरा बेटा एक हमारे पास होता है नेगेटिव वेक्टर। एक हमारे पास क्या होता है? नेगेटिव वेक्टर। अच्छा भैया फिजिक्स की दुनिया में हम जब कभी भी देखेंगे, अब देखो मेरा बेटा हमारे पास आ रहा है हमारा नेगेटिव वेक्टर का कॉन्सेप्ट, ठीक है? नेगेटिव वेक्टर क्या होता है मेरे बच्चे? समझिएगा जरा यहाँ पे नेगेटिव वेक्टर क्या होता है। देखो ये सपोज कर लो मैंने एक वेक्टर बनाया, ये देख लो मेरा बेटा मैंने एक और वेक्टर बना दिया, ठीक है? अब इसमें खास बात क्या है? अगर आप नोट करोगे इन दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आपको नजर आ रहा है कि दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा है? एक बराबर है।
दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है बच्चे वो कैसा है, एक जितना है, क्योंकि आपको देखो नजर आ रहा है दोनों की लेंथ एक जितनी है, मैग्नीट्यूड सेम है। और अगर डायरेक्शन चेक करो, डायरेक्शन दोनों की कैसी है, ऑपोजिट है, डायरेक्शन इज ऑपोजिट। तो मेरा बेटा ऐसा वेक्टर, अच्छे से देखो, ऐसा वेक्टर जिसके अंदर मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन ऑपोजिट हो, तो भैया ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं, ऐसा वेक्टर हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर होता है। अब इसके अंदर भी खास चीज क्या है कि अगर आप इस वेक्टर को पॉजिटिव काउंट कर रहे हो तो ये वाला वेक्टर आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। भैया एक पॉजिटिव है तो दूसरा उसके मुकाबले में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, लाजमी नहीं है उल्टे हाथ वाला नेगेटिव हो सीधे वाला पॉजिटिव, कोई भी एक पॉजिटिव करो तो दूसरा नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो ये मेरा बेटा आपके पास कॉन्सेप्ट था नेगेटिव वेक्टर का। अब यहीं पे मेरे बच्चे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको आप कहते हो कॉन्सेप्ट ऑफ नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या है, नल वेक्टर इज कोई भी ऐसा वेक्टर मेरा बेटा, और से देखना, कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है और इसका कोई एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होता। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 0 होता है और इसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता। इसको हम कहते हैं, इसकी डायरेक्शन आर्बिटरी होती है। आर्बिटरी डायरेक्शन का मतलब होता है दैट विच कैन नॉट बी स्पेसिफाइड, जो कि विच कैन नॉट, मैं लिख रहा हूं यहां पे, दैट विच कैन नॉट बी स्पेसिफाइड, दैट विच कैन नॉट बी स्पेसिफाइड, जिसको आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते। ठीक हो गया, तो ये होता है आपके पास नल वेक्टर। अब नल वेक्टर की मिसाल क्या होती है या बनता कैसे है, मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। कॉन्सेप्ट तो समझा दिया, लेकिन सही कॉन्सेप्ट अब समझना थोड़ा। ठीक है, देखो, ये मान लो मेरे पास एक कोई डब्बा है, इस डब्बे के ऊपर एक फोर्स लग रही है इधर से 4 न्यूटन की, और मेरा बेटा इस डब्बे पे एक और फोर्स लग रही है इधर से 4 न्यूटन की। ठीक है, अब पहली चीज तो आप ये नोट कर लो, ये जो दो फोर्सेस लग रही हैं ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स हैं। और से देखना, क्यों नेगेटिव वेक्टर है भैया, इसको अगर मैं कह रहा हूं कि ये मेरा F1 वेक्टर है, तो इसको मैं कह सकता हूं ये मेरा -F1 वेक्टर है। क्यों सर, क्योंकि भैया जितना मैग्नीट्यूड पहले वाले का उतना मैग्नीट्यूड दूसरे का, और डायरेक्शन दोनों की क्या है, ऑपोजिट है। अगर मैं आपसे पूछता हूं मुझे बताओ इस डब्बे पे लगने वाली नेट फोर्स कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर जी इसकी नेट फोर्स क्या हो जाएगी, 0 न्यूटन हो जाएगी नेट फोर्स, क्योंकि डब्बा कहीं नहीं जाएगा, सीधे हाथ वाली फोर्स उल्टे हाथ वाली फोर्स को काट देगी, कैंसिल कर देगी। ठीक है, अब इसको अगर मैं वेक्टर्स की टर्म में लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, F1 प्लस -F1 इज इक्वल टू, अब इसके अंदर मेरा बेटा एक छोटा सा मसला है जो मैंने यहां पे लिखा है आपके लिए। ऐसे तो मैंने सही लिखा है कि भैया पहली फोर्स में मैंने दूसरी फोर्स ऐड करी तो आंसर 0 आ रहा है। अब मसला यहां पे ये आ रहा है कि आपकी इक्वेशन की सिमेट्री बिगड़ रही है, क्योंकि देखो लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास सारे वेक्टर्स हैं और राइट साइड पे आपने वेक्टर नहीं लिखा, राइट साइड पे आपने स्केलर लिख दिया, विच इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि देखो मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ऐड होगा तो आंसर मैट्रिक्स आएगा, वेक्टर में वेक्टर ऐड होगा तो आंसर क्या आता है, वेक्टर आता है। तो पहला वेक्टर दूसरे वेक्टर में ऐड होगा तो आंसर शुड बी अ वेक्टर। तो राइट हैंड साइड पे आप 0 लिखने के बजाय क्या लिखोगे, आप लिखोगे नल वेक्टर लिखोगे। क्या लिखोगे, नल वेक्टर। और नल वेक्टर ऐसे आएगा, दिस इज नल वेक्टर, ये है नल वेक्टर। नल वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 0 होता है हर एक्सिस के अलोंग। इसका एक ही काम होता है कि ये इक्वेशन को सिमेट्रिकली बैलेंस रखता है। कोई मिसाल और बता देता हूं, अगर आपके पास कोई बॉडी रुकी हुई है, स्टेशनरी है, और आपसे पूछा जाए उसकी वेलोसिटी क्या है, तो उसकी वेलोसिटी 0 नहीं होगी, 0 मैग्नीट्यूड होगा, उसकी वेलोसिटी विल बी अ नल वेक्टर। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसकी एक्सेलरेशन विल बी अ नल वेक्टर। तो यहां पे एक डब्बे के ऊपर दो एंटी पैरेलल इक्वल मैग्नीट्यूड की फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो इनके ऊपर लगने वाली नेट फोर्स विल बी अ नल वेक्टर। आप इस तरह से चीजों को क्या करते हो मेरे बेटे, डिफाइन करते हो या एक्सप्रेस कर रहे होते हो। ठीक है, तो यहां से आपका एक सवाल माजी में और आया हुआ है, क्या यहीं से सवाल बना है वो, जब कभी भी आपके पास पॉजिटिव, जब कभी भी एक पॉजिटिव और उसका नेगेटिव, जब कभी भी एक पॉजिटिव एंड इट्स नेगेटिव वेक्टर आर एडेड, जब कभी भी मेरा बेटा आप एक अपने पॉजिटिव और उसके नेगेटिव वेक्टर को ऐड करते हो तो आंसर क्या आता है, आंसर इज ऑलवेज आ नल वेक्टर। सोच के देखो, क्यों भैया, ये डेफिनेशन भी हो गई आपकी नल वेक्टर की। जब कभी भी आप, यहां लिख भी देते हैं, जब कभी भी आप एक वेक्टर को अपने खुद के नेगेटिव वेक्टर में ऐड करोगे तो भैया इफेक्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, क्योंकि नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड सेम होगा डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। तो भैया ऐड करोगे, आंसर विल ऑलवेज बी अ नल वेक्टर। नल वेक्टर वो है जिसका मैग्नीट्यूड 0 है और डायरेक्शन कोई भी स्पेसिफाई नहीं की जा सकती। ठीक है, अच्छा इसी तरह से मेरा बेटा
एक आपके पास आगे हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल वेक्टर्स। तो भैया इक्वल वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जहन में रखिएगा। टू वेक्टर्स आर इक्वल, टू वेक्टर्स आर इक्वल ओनली, ये अच्छे से देख लेना जो मैंने जुमला लिखा है। टू वेक्टर्स आर इक्वल ओनली इफ इनका जो मैग्नीट्यूड है ना वो सेम हो, और इनका जो डायरेक्शन है ना मेरे बेटे वो भी आपस में कैसा हो, सेम। ये दोनों चीजें इक्वल होना जरूरी है, तब जाके आपका मसला हल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यानी कि अगर मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम नहीं है, या डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, दोनों केस के अंदर वेक्टर्स इक्वल नहीं होंगे। वेक्टर्स के इक्वल होने की एक ही कंडीशन है, एंड दैट एक ही कंडीशन इज कि आपके पास मैग्नीट्यूड सेम हो और साथ साथ डायरेक्शन भी क्या हो मेरा बच्चा, सेम हो, तभी आपके पास ये वाली कार्रवाई होगी, अदरवाइज ये वाली कार्रवाई होने वाली नहीं। अब देखो ये कितनी सिंपल डेफिनेशन है, नजर आता है कितनी सिंपल वन लाइनर डेफिनेशन है। इससे आपके माजी में एनआईटी यूनिवर्सिटी ने एक क्वेश्चन फ्रेम किया 2018 के अंदर। देखो देखने में कितनी सिंपल लग रही है ना, बिल्कुल सिंपल सी बकरी किस्म की डेफिनेशन है। अब इससे सवाल देखो जो बने। चलो मेरे बेटा 2 मिनट है आपके पास, जल्दी से सवाल को अटेम्प्ट कर लो। ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं, 2, 3, 4, 5, नन ऑफ दीज। एनईडी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, बिल्कुल सिंपल सा मासूमाना क्वेश्चन। अब देखो मेरा बेटा, अब यहां पे मैंने आपके सामने बता भी दिया था, फिर भी जो है ना वो आपने बोंगी मारी एज यूजुअल। इसका आंसर जो है ना मेरे बच्चे यहाँ पे होगा नन ऑफ दीज, इनमें से पहले चार में से कोई ऑप्शन नहीं है इसके। वजह देखो भैया, जरा कंपेयर करो। जब आप कंपेयर करोगे तो आई कैप की जगह आई कैप लिखा, -3 कैप की जगह -3 कैप लिखा। अभी आप देखो यहाँ पे आपके पास के कैप का कोफिशिएंट क्या है, के कैप का कोफिशिएंट है मेरे बच्चे +5, और वहां पे क्या है, वहां पे है -a। अगर मैं दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं, ए का वैल्यू क्या आता है, -5। गोया कि अगर मैं इस जगह पे ए की जगह पे -5 लिखूंगा, तब जाके मेरा बेटा ये मैच करेगा। जितने लोग इसका आंसर +5 दे रहे हैं, आप मुझे बताओ, चलो रख के देख लेते हैं ना, +5 रख के देख लेते हैं। आई कैप -3 जे कैप, माइनस साइन आया, ए की जगह पे मैंने आपके कहने पे 5 रख दिया। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाला वेक्टर ये जो लिखा हुआ है और ये वाला वेक्टर, ये आपको इक्वल किस एंगल से, किस जाविये से आपको ये इक्वल दिख रहे हैं भैया, किसी एंगल से ये इक्वल नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है कि एप्टीट्यूड का क्वेश्चन थोड़ी सी देर का ही होता है, लेकिन उसके अंदर ना आपने दिमाग अपना पूरा इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। तो कोशिश किया करो बच्चे, दिमाग पूरा इस्तेमाल करो। ए का वैल्यू -5 आएगा, 5 आने वाला नहीं है, वो वैसे ही उसने वहां पे डाला हुआ था, और समझ में आ गया, वो उसने वैसे ही डाल दिया वहां पे। ठीक हो गया। तो आपके पास आंसर क्या आएगा मेरे बच्चे, -5 आएगा। 5 इसका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। नहीं बेटा, बेटा मैंने ऊपर क्या कहा है, मैंने ऊपर क्या लिखा है, पढ़ो मैंने क्या लिखा है। मैंने कहा मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। पोजीशन वेक्टर पोजीशन बताता है और यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है, दोनों में ये फर्क है, ठीक है। चल, अब मेरा बेटा ये हमारे पास जो सारा का सारा कॉन्सेप्ट था ना, दिस वॉज ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब हम आगे चल रहे हैं, और अब हम हमारा एक और कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, दैट इज द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। कि आप वेक्टर को रिजोल्व कैसे करते हो, या आप वेक्टर को ब्रेक डाउन कैसे करते हो, दैट इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक हो गया, चलो देखते चलो अब जरा आपका रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। चलो, अब देखो बच्चे, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का मतलब क्या होता है मेरा बेटा, आपके पास जो वेक्टर्स है उसको आपने तोड़ना है या ब्रेक डाउन करना है, या उसके कंपोनेंट्स बनाने हैं, ठीक है। रीजन क्या होता है, जब आप आगे अभी मैकेनिक्स करोगे, जब आप चीजें करोगे, तो आपको ये बातें समझ में आना शुरू हो जाएंगी कि वेक्टर के ना कंपोनेंट्स बनाने से आपके लिए चीजों को सॉल्व करना, एनालाइज करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो बस इसी बेस पे हम क्या करते हैं, वेक्टर्स को रिजोल्व करते हैं, किसके अंदर, इसके कंपोनेंट्स के अंदर। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स बनाए जा सकते हैं, तो आंसर है वेक्टर के इनफाइनाइट कंपोनेंट्स बनाए जा सकते हैं। अच्छा, पहले जरा रिजल्टेंट और कंपोनेंट का फर्क भी समझ लेना, ताकि आपको रेजोल्यूशन के पूरे कॉन्सेप्ट की फील आ जाए।
देखो भैया, मान लो ये मेरे पास एक कोई, अरे भैया एक कोई डब्बा है, ठीक है, और ये मैंने एक वही डब्बा फिर से बना दिया, ठीक है, वही डब्बा मैंने एक बार फिर से बना दिया, दो बार मैंने बिल्कुल एक ही तरह का डब्बा बनाया, समझना गौर से जरा बात। अब पहले वाले केस के अंदर मेरे बच्चे, इस डब्बे के ऊपर दो फोर्सेस लगनी है। एक फोर्स है भैया 4 न्यूटन की, एक फोर्स लग रही है भैया 6 न्यूटन की। मुझे पता है डब्बा क्या होगा, डब्बा आगे जाएगा और इसके बाद कुछ एक्सेलरेशन ए होगी। दूसरे वाले केस के अंदर इस डब्बे में एक ही फोर्स लग रही है, इनफैक्ट एक ही फोर्स है 10 न्यूटन, ठीक है। आप एक डब्बा और ड्रॉ कर लें क्योंकि मुझे एक बात और समझानी है। और ये मान लो मैंने तीसरी बार वही डब्बा फिर से बना दिया। अब इस डब्बे के ऊपर मेरा बेटा 3 फोर्सेज लग रही है, और से देखो, एक फोर्स, दो फोर्स, 3 फोर्स। पहली फोर्स लग रही है मान लो 5 न्यूटन की, एक फोर्स लग रही है मान लो 2 न्यूटन की, एक फोर्स लग रही है मान लो 3 न्यूटन की। ये डब्बा भी आगे जा रहा है विद सम एक्सेलरेशन ए, ये भी आगे जा रहा है एक्सेलरेशन ए। हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमारे पास जो डब्बे हैं सारे के सारे वो कैसे हैं, एक जैसे। नहीं बेटा डेरिवेशन कोई नहीं आती, इसलिए मैं डेरिवेशन करा भी नहीं रहा। कल एक मोहतरम मुझसे क्वेश्चन पूछ भी रहे थे कि सर आपका जो मेजरमेंट्स वाला लेक्चर यूट्यूब के ऊपर है वो 11 लेक्चर में आपने हमें 3 में पढ़ाया है। तो मैंने कहा भाई वहां पे डेरिवेशन इंक्लूड है या डेरिवेशन इंक्लूड नहीं है, तो आप तय कर लो आपने किस चीज की तैयारी करनी है। बोर्ड, अच्छा बोर्ड लेवल की तैयारी के साथ एप्टीट्यूड की तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाती है अगर आप ढंग से पढ़ रहे हो। लेकिन आपने ढंग से नहीं पढ़ा तो अब आप एप्टीट्यूड की तैयारी अलग से कर रहे हो, तो उसके अंदर मैंने डेरिवेशन वाला पार्ट स्किप कर दिया, बाकी सारी चीजें आपको मैं वही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलो, अब हमारे पास ये 3 मैंने केसेस बनाए हैं। क्या मैं ये कह सकता हूं, अच्छे से सुनिएगा, क्या मैं ये कह सकता हूं ये तीनों केस में जो डब्बा आगे जाएगा वो एक ही जितनी एक्सेलरेशन से जाएगा, क्योंकि डब्बा एक ही जैसा है और साथ ही साथ डब्बा एक ही जैसा है, और तीनों केस में डब्बे पर एक जितनी फोर्सेस लग रही हैं, बोलो हाँ या ना। तीनों केसेस में डब्बे पर एक जितनी फोर्सेस लग रही हैं, बोलो बच्चे ये बात समझ आइए। देखो ये वाला डब्बा, यहां पे ये वाला डब्बा और ये वाला डब्बा, सिमिलरली यहां पे ये और ये, तीनों केसेस के अंदर एक ही जितनी फोर्सेस लग रही हैं, बोलो मेरे बच्चे। अब जरा समझना यहां पे, इसका मतलब ये जो 10 न्यूटन है ना मेरा बेटा, ये जो 10 न्यूटन है इसको मैं कहूंगा दिस इज रिजल्टेंट। 10 न्यूटन क्या है, 10 न्यूटन इज रिजल्टेंट। और ये सारे कंपोनेंट्स हैं यानी कि 4 और 6, इसको मैं कह देता हूं भैया ये मेरा बच्चा हमारे पास है कंपोनेंट का सेट नंबर 1, इसे कह दिया कंपोनेंट सेट नंबर 1, ठीक है। इस हवाले से कभी भी परेशान नहीं हुआ करो कि मैं जो है ना वो कहीं पे कंटेंट कम करता हूं कहीं ज्यादा करता हूं, कंटेंट मेरा एक जैसा रहता है। सबसे बड़ी बात यह कि आप मेरी किसी भी पेड क्लास का निकाल के देख लो या यूट्यूब वाली क्लास का देख लो, कंटेंट में जरा बराबर भी चेंज नहीं हो सकता, एक आने का चेंज नहीं होगा कंटेंट में किसी भी, ठीक है। तो आप कहीं से भी पढ़ लो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पढ़ लो अच्छे तरीके से ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो 10 न्यूटन मेरा रिजल्टेंट है, बाकी सारे कंपोनेंट है। अब देखो मैं रिजल्टेंट की डेफिनेशन क्या बता रहा हूं उसको क्लियर करना। मैं ये कह रहा हूं रिजल्टेंट क्या होता है, वो अकेला वेक्टर, वो अकेला वेक्टर, वो अकेला वेक्टर जो वही काम करेगा जो बाकी के सारे मिलकर कर रहे हैं। एक अकेला वेक्टर, और से सुनो, जो वही काम कर रहा है जो बाकी के सारे मिलकर कर रहे हैं। देखो समझना, इसको मैं कहता हूं भैया ये मेरे पास है एग्जाम्पल नंबर 1, इसे कह दिया एग्जाम्पल नंबर 2, इसे कह दिया एग्जाम्पल नंबर 3। देखो मेरे बच्चे, पहली एग्जाम्पल में 10 न्यूटन का वेक्टर इस डब्बे को आगे मूव करा रहा है विद सर्टेन एक्सेलरेशन ए। दूसरी एग्जांपल में 5 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, ये तीनों मिलकर यही काम कर रहे हैं, इस डब्बे को आगे मूव करा रहे हैं विद द सेम एक्सेलरेशन ए, एग्जैक्टली इक्विवेलेंट की तरह। तीसरी एग्जांपल में 4 न्यूटन, 6 न्यूटन मिलकर यही काम कर रहे हैं, इस डब्बे को आगे मूव करा रहे हैं विद एक्सेलरेशन ए। तो क्या सीखा आपने, ये सीखा कि भैया एक अकेला वेक्टर जो वही काम करे जो बाकी के सारे मिलकर कर रहे होते हैं वो कहलाते हैं आपके पास रिजल्टेंट, और उसके टुकड़े कहलाते हैं कंपोनेंट्स। तो आप देखो मैंने 10 न्यूटन के कितने कंपोनेंट्स बनाए, एग्जाम्पल 2 में 3 कंपोनेंट्स हैं, एग्जाम्पल 3 में 2 कंपोनेंट्स हैं। अब आप नोट करो, अगर मैं चाहूं तो इसके मजीद कंपोनेंट बना सकता हूं, मैं 10 कंपोनेंट भी बना सकता हूं, मैं एक एक न्यूटन की 10 फोर्सेस बना दूं, मैं 20 कंपोनेंट भी बना सकता हूं, मैं 0.5 न्यूटन के 20 कंपोनेंट बना दूं, मैं 0.25 न्यूटन के 40 कंपोनेंट बना दूं, तो मैं तो इनफाइनाइट कंपोनेंट बना सकता हूं, ये लिखा था मैंने। अब यहां पे आता है प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम आता है कि भैया इस तरह तो हर बंदा अपनी मर्जी के कंपोनेंट चिपकाना शुरू कर देगा, ये तो प्रॉब्लम वाली बात है। अब क्या करें भाई, हमने बोला कि भाई स्टैंडर्डाइज कर देते हैं, स्टैंडर्डाइज कर देते हैं कि भैया हम क्या करेंगे, हम किसी भी वेक्टर के इतने ही कंपोनेंट्स बनाया करेंगे। ये मैं स्टैंडर्ड बता रहा हूं आपको, तरीका क्या है स्टैंडर्ड वाला फॉलो करते हैं। लेकिन हो क्या सकता है, ये जो ऊपर पहले बताया था ना, ये है मेरा बच्चा जो हो सकता है, ये क्या है जो हो सकता है।
लेकिन जो होता है यानी कि जो हम स्टैंडर्ड रूटीन प्रोसीजर फॉलो करते हैं वो क्या है कि भैया आपका वेक्टर जितने कोऑर्डिनेट्स के दरमियान में लाई कर रहा है, जितने कोऑर्डिनेट्स के दरमियान में लाई कर रहा है उसके उतने ही कंपोनेंट्स बनाए। सही है, जितने कोऑर्डिनेट्स में लाई कर रहा है, जितने कोऑर्डिनेट्स में लाई कर रहा है, तो आपका वेक्टर मैक्सिमम कितने कोऑर्डिनेट्स में लाई कर सकता है? 3 में कर सकता है। एक्स वाई जेड में ऊपर देखते हुए आए हैं अभी हम, तो हम इसके 3 कंपोनेंट्स बनाएंगे। भैया ये 2 चीजें क्लियर रखना, आपके माजी में 2 अलग सवाल आए हैं इससे। वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स बन सकते हैं? इनफाइनाइट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई जेड सिस्टम को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर के कितने कंपोनेंट बनते हैं? 3। अगर वेक्टर एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है तो 2 कंपोनेंट्स होंगे। अगर वेक्टर एक्स वाई जेड स्पेस में लाई कर रहा है, अगर वेक्टर स्पेस में लाई कर रहा है, स्पेस का मतलब होता है हवा में लाई कर रहा है, और इसका मतलब है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाई कर रहा है। स्पेस में लाई कर रहा है तो 3 कंपोनेंट्स बनेंगे। कितने बनेंगे मेरा बेटा? 3 कंपोनेंट बनेंगे अगर स्पेस में लाई कर रहा है। सिमिलरली मेरे बच्चे, अगर आपका वेक्टर प्लेन में लाई कर रहे हैं तो 2 बनेंगे। भाई प्लेन का मतलब ही क्या होता है कि 2 डायमेंशनल चीज, तो 2 कंपोनेंट बनेंगे। हो सकता है एक्स वाई हो सकता है एक्स जेड हो सकता है वाई जेड। सही हो गया। इसी तरह से अब सोच के बताना अच्छे से जो मैं पूछ रहा हूं, अगर एक वेक्टर आपका एक्सिस पर लाई कर रहा है, कहां लाई कर रहा है बच्चे? अगर एक वेक्टर आपका एक्सिस पर लाई कर रहा है, किसी भी एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो इसके कितने कंपोनेंट्स होंगे आपके ख्याल में? अगर एक वेक्टर आपका एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है, वेरी गुड मेरे बच्चे, एक कंपोनेंट होगा। बिल्कुल, अरे भैया एक होगा ना, अगर एक्स पे लाई कर रहा है तो सिर्फ एक्स वाला होगा, वाई पे लाई कर रहा है तो सिर्फ वाई वाला होगा, जेड पे लाई कर रहा है तो सिर्फ जेड वाला होगा। सही है, तो समझना जरा। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास कोई वेक्टर ऐसा लिखा हो जिसमें सिर्फ आई कैप हो, सिर्फ जे कैप हो, या सिर्फ के कैप हो। ऐसा भी हो सकता है कोई वेक्टर हो जिसमें आई कैप जे कैप लिखा हो, या आई कैप के कैप लिखा हो, या आपके पास जे कैप के कैप लिखा हो। ऐसा भी हो सकता है कोई वेक्टर स्पेस में लाई कर रहा हो, उसमें आई कैप भी होगा, जे कैप भी होगा और के कैप भी होगा। यानी कि आई जे के तीनों में से एक भी चीज आ गई तो वो वेक्टर है। तीनों आ रहे हैं तो मतलब वेक्टर स्पेस में है, कोई से 2 आ रहे हैं तो वेक्टर प्लेन में है, कोई एक आ रहा है तो वेक्टर कहां लाई कर रहा है? एक्सिस पे लाई कर रहा है। बेटे कॉन्सेप्ट का फील आ रहा है? अब अगर मैं आपके सामने एक वेक्टर लिखता हूं तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये वेक्टर स्पेस में लाई कर रहे हैं या प्लेन में लाई कर रहे हैं? अच्छे से देख के बता। मैंने एक पॉइंट लिखा, पॉइंट ए है, मैं उसका पोजीशन वेक्टर लिख रहा हूं आर ए। आर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर का सिंबल होता है। और पॉइंट ए के लिए पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं 3 जे कैप प्लस 8 के कैप। अच्छे से सोच समझ के बताना, ये वेक्टर मेरा कहां पे लाई कर रहा है? स्पेस में, एक्सिस में, प्लेन में? कहां पर है? प्लेन में लाई कर रहा है। वेरी गुड। अगर ये प्लेन में लाई कर रहा है, अब मुझे बताओ दूसरी बात, प्लेन में लाई कर रहा है, कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड के प्लेन? कौन सा प्लेन है? जेड के बोल रहा हूं, सॉरी, एक्स जेड प्लेन। कौन सा? एक्स वाई एक्स जेड या वाई जेड? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वाई जेड प्लेन में लाई कर रहा है। एक्सेलेंट। कैसे पता चला? अरे भैया ये वाई का यूनिट वेक्टर, ये किसका है? जेड का यूनिट वेक्टर, तो भाई सब कहां लाई कर रहा है? वाई जेड प्लेन में लाई कर रहा है। बस इतनी सी बात थी, ये तो कोई मसला ही नहीं था हमारे पास। अब देखो, यही चीज हमने ऊपर भी पढ़ी थी, बस हमें तब पता नहीं थी ये बात। देखो मैंने आपको अभी ऊपर कहीं ये देखो ये देखो ये देखो, मैंने आपको बताया था ये मेरा कौन सा एक्सिस है बच्चे मेरे? एक्स एक्सिस है। ये कौन सा एक्सिस है मेरा बेटा? हमारा वाई एक्सिस है। अब देख लो, यही चीज पढ़ी थी यहाँ पे। अब देख के बताओ, ग्राफ को देखे बगैर बताओ, ये वाला पॉइंट जो है मेरा कहां होगा? प्लेन में होगा, स्पेस में होगा कि एक्सिस पे होगा? बोल भैया कहां पे होगा? प्लेन में होगा। कौन सा प्लेन है ये भी बता दो अब। एक्स वाई प्लेन है? देखो और से, मैंने एक्स वाई प्लेन नहीं बनाया था ये, और कहां बनाया था? सेट है। अब एक और चीज देखो, अब ये वाला वेक्टर देखो जिसको मार्क कर रहा हूं, इसको देखो, 4 i कैप। सिर्फ इसको देखो, 4 i कैप। 4 i कैप देखने से क्या पता चल रहा है? 4 i कैप कहां पर है? ये एक्सिस पर, प्लेन में, स्पेस में? एक्सिस पर है। कौन से एक्सिस पर है? एक्स एक्सिस पर है। तो आ गया भाई 4 i कैप ये रहा। ठीक है। 3 जे कैप भी देख लो, नजर आ रहा है वाई एक्सिस के अलोंग है। हाँ भैया दिख रहा है? 3 जे कैप वाई एक्सिस के अलोंग है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब वैसे एक क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे बोलता हूं -3 जे कैप, कोई बता सकता है ये कहां पे होता? ये बता दिया तो मजा आ जाएगा।
-3 j कैप, ये कहां पे होगा? वेरी गुड, -y एक्सिस के अलोंग होगा, -y एक्सिस के अलोंग होगा। एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट। चलो अब इसका बता दो जल्दी से। ये वाला जो मेरा वेक्टर लिखा हुआ है, ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर लिखा है 7i कैप -3j कैप +8k कैप, ये वाला, ये कहां है? स्पेस में है, प्लेन में है, या एक्सिस के ऊपर है? स्पेस में है। वेरी गुड, एक्सेलेंट। और जो मैं अब बात बोल रहा हूं ये भी सोचो कि आपको समझ में आ रही है कि भैया इसको मैं स्पेस में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पे जाने के लिए मुझे तीनों कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, एक्स का भी, वाई का भी और जेड का भी। इसलिए मैं कह रहा हूं ये पॉइंट स्पेस के ऊपर है। ठीक है, तो हमें इतनी बात समझ में आती है, गुड हो गया। तो भैया वेक्टर्स मुश्किल तो नहीं है ना, सब समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? किसी को वेक्टर मुश्किल लग रहे हो? आसान है बिल्कुल, बकरी बकरी से, बस सही। ऐसे ही चलते रहेंगे, बहुत आसान है वेक्टर्स। ठीक है, चलो, फुल बकरी है, ठीक है, चलो। चलो, नहीं बच्चे ये भैंस नहीं है, भैंस आखिर में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। भैंस वाला पार्ट अभी आएगा, जब रोटेशन पढ़ाऊंगा ना तब पता चलेगा भैंस किसे कहते हैं, ठीक है। अभी भैंस नहीं है, अभी बकरी चल रहा है, ठीक है। चलो, अब हमारे पास अब हमारे पास अब देखो मेरा बेटा, अब हमने अपना रेजोल्यूशन का पार्ट शुरू किया, बता। तो रेजोल्यूशन के पार्ट में मैंने आपको बता दिया कि कंपोनेंट्स हम कितने बनाएंगे भाई, जितने आपके कोऑर्डिनेट्स में आपका वेक्टर लाई कर रहा होगा, सीधा सीधा हिसाब है, ठीक है। अच्छा, आ जाओ भाई। अरे मेरे बच्चे, मुझे पता है टाइम हो गया है, लेकिन क्या करें, ये मुझे कल फिर से शुरू करना पड़ेगा। अब तुम चाहते हो मेरी मेहनत भी दोबारा लगे और तुम्हारा टाइम भी फजूल का वेस्ट हो? नहीं चाहते ना ऐसा? चलो अब देख लो। अरे भैया, चलो, एक मिनट। चलो भैया, अब देखो मेरा बेटा, यहाँ पे हमारे पास अब देखो मेरे बच्चे, यहाँ पे ये मैंने बनाया उठा के हमारे पास, ये मेरा बेटा मैंने बनाया इसका एक कंपोनेंट। ये वही चीजें जो भी ऊपर पढ़ा के आया हूं आपको, कोई नई चीज नहीं है, बस इसको देखने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाएगा अभी आपका। ये आ गया मेरा बेटा एक और चीज। अब देखो मेरा बेटा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये आप पता नहीं कितनी बार देखोगे आगे चल के। ये मेरा बेटा यहाँ पे आपके पास थीटा बन रहा है। सबसे पहली चीज तो ये नोट कर लीजिए, ये थीटा मैंने आपका किस एक्सिस से बनाया हुआ है? तो भैया ये थीटा मैंने आपका बनाया हुआ है एक्स एक्सिस से, वाई से नहीं बनाया है थीटा मैंने, ठीक है। वाई से बनेंगे तो फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं आपके पास। ये कोई वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम मैंने उठा के रख दिया कि भैया ये वेक्टर मेरा है वेक्टर ए। ये है इसका एक्स कंपोनेंट और ये है मेरा बेटा इसका वाई कंपोनेंट। इतनी बात हमें समझ में आती है। मैं वेक्टर ए के इनफाइनाइट कंपोनेंट्स बना सकता था, ठीक है, लेकिन मैंने दो बनाए हैं। क्यों? क्योंकि ये दो एक्सिस के दरमियान में है, विच इज एक्स एंड वाई एक्सिस, और मेरा स्टैंडर्ड मुझे यही अलाउ करता है। अब मैंने ए एक्स और ए वाई का फॉर्मूला लिखना है भैया। देखो भैया, ये मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा तो भाई साहब ये जो ए एक्स वाली साइड है ये मेरे पास बेस बन जाएगी। भैया बेसिक मैथ्स लाजमी देख लेना, ताकि आपके ये ना बेसिक फंडे क्लियर हो जाए। बेस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, उसमें मैंने बेसिक ट्रिगो भी सिखाई है, फ्रैक्शन डील करना भी सिखाए हैं, परसेंटेज डील करना भी सिखाई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सिखाई है, ग्राफ भी सिखाया है, परसेंटेजेस और डेसिमल और रूट सब कुछ सिखाया है। मतलब जितना कुछ आपको मैथ्स में चाहिए हो सकता है ना, वो सब हमने वहां पे सीखा हुआ है। तो वो लाजमी क्लियर रखना, वरना फिर आंखें फाड़ फाड़ के यही देख रहे होगे कि ये कैसे हो रहा है। ये मेरा बेटा हमारे पास हो गया हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब अगर आप नोट करोगे तो मेरा बेटा यहां पे मैं फॉर्मूला लिखूंगा कॉस थीटा का, अगर तो कॉस थीटा मेरे पास होता है बच्चे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, करली ब्राउन है, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। अरे मेरे बच्चे, अभी तो ईद के दिन में टाइम है ना, तो जब ईद आएगी तब की तब देखेंगे कि ईद पे क्लास होगी या नहीं होगी। अभी ईद तो नहीं है ना, अभी तो पढ़ ले भाई, ठीक है। ईद की ईद पे देखेंगे। हाइपोटेन्यूज कितना हो गया मेरे बच्चे? ए हो गया। अगर मैं ए को यहां डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा बेटा ए एक्स का फॉर्मूला क्या आ गया? ए कॉस ऑफ थीटा। सही हो गया। बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे अगर मैं साइन थीटा का अप्लाई करूं, सम पीपल हैव, यानी कि पी अपॉन एच बन जाएगा मेरे बेटे ये, ठीक है। जब ये पी अपॉन एच बन जाएगा तो पी क्या है यहाँ पे? ए वाई है। अच्छा ये ध्यान में रखिएगा, बेस आप उस साइड को कहते हो जहां पे दो एंगल लाई कर, बेस आप उस साइड को कहते हो जिसपे दो एंगल लाई कर रहे हो। तो देखो ए एक्स पे दो एंगल लाई कर रहे हैं, इसलिए अब किसी के ध्यान में ये आ सकता है, सर यहां पे भी तो एंगल है। हाँ एंगल है, लेकिन वो रेफर नहीं हुआ हुआ, वो मार्क नहीं हुआ हुआ,
वो दिखाया हुआ नहीं है फिगर में, तो जब दिखाया हुआ नहीं है तो हमारे लिए वो एंगल वहां पे नहीं। पॉइंट समझ में आ गया ना बच्चे? तो जब मैं अब ए वाई का फॉर्मूला करूंगा, ए वाई अपॉन ए, तो जब मैं इसको बोलूंगा भाई साहब ए वाई, तो दिस ए वाई विल बी इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा। सही है। अब यहां पे ना आप जरा एक जो मैं बात बता रहा हूं अच्छे से इसको नोट भी करना और इसको जहन में भी रखना। बच्चे के जहन में ये फॉर्मूले होते हैं कि ए एक्स ए कॉस थीटा, ए वाई ए साइन थीटा, बचपन से पढ़ते आते हैं यही फॉर्मूले। बच्चे इस चीज के बारे में अच्छे से लिख लेना बोल्ड करके, ये फॉर्मूले तब तक वैलिड हैं जब तक थीटा किससे बन रहा हो, एक्स एक्सिस से। हाँ ये बात ट्रू है कि अगर एग्जामिनर आपको कुछ नहीं बताता कि थीटा कहां से बन रहा है, तो डिफॉल्ट केस यही होता है कि आपके पास, या नॉर्मल केस यही होता है कि आपका थीटा कहां से बनेगा, एक्स से बनेगा, एग्रीड। लेकिन वाई वाले केस में फॉर्मूले विल चेंज। तो भैया इसलिए बता रहा हूं बार बार मैं आपको अच्छे से। चलो जरा टेंजेंट थीटा भी कर लेते हैं। टेंजेंट थीटा अगर अप्लाई करता हूं तो भैया टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टोटली पेंटेड ब्लैक होता है। अच्छा ए लेवल वाले परेशान ना हो, उनका एडजेसेंट होता है, ओपोजिट होता है, वो यही सारी चीजें, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो पी यहाँ पे क्या है भैया, ए वाई है, और बेस यहाँ पे क्या है मेरा बेटा, ए एक्स है। तो ये फॉर्मूला एक बच्चों को याद होता है वाई अपॉन एक्स करके। सिमिलरली अगर मैं अपना यहाँ पे मेरा बेटा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दूं, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है भैया कि आपके पास आपका जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है, देखना गौर से, आपका जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है ये बराबर है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो भैया हाइपोटेन्यूस क्या है, यहाँ पे मेरा ए है, और बेस क्या है मेरा बेटा, मेरे पास यहाँ पे ए एक्स है, और परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास यहाँ पे मेरा बेटा ए वाई है। तो भैया यहाँ पे मेरे पास जो ए है, ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अब देखो गौर से, तो भैया ये देखो, ये जिस चीज को मैं हाईलाइट कर रहा हूं ना, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम वाले पार्ट, ये जिस चीज को मैंने हाईलाइट किया, भैया ये ध्यान में रखिएगा, ये इसको हाईलाइट कर, इसको ध्यान में रखिएगा, ये फॉर्मूला दोनों केस में एक ही जैसा रहेगा, चाहे थीटा एक्स से बने चाहे थीटा वाई से बने, ठीक है, चाहे थीटा एक्स से बने चाहे थीटा वाई से बने। सेट हो गया, ये चेंज होने वाला नहीं। अच्छा बेटे जेड कंपोनेंट कैसे निकालेंगे वो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, उसके लिए मैं आपको एक किताब बता देता हूं। एक किताब है शाम सीरीज की, वेक्टर एनालिसिस के नाम से, ऑनलाइन भी अवेलेबल होगी, डाउनलोड कर लेना, उसमें आपको ये सब चीज मिल जाएगी, ठीक है। चलो वेक्टर एनालिसिस भी है, टेंसर एनालिसिस भी है, दोनों में मौजूद है, आपने जिससे पढ़ना हो पढ़ लो, ठीक है। चलो अब देखो मैं इसके अंदर, ये तो मैंने एक सेट ऑफ फॉर्मूले आपको बता दिए, ठीक है। ये जो ए एक्स और ए वाई होते हैं ना मेरा बेटा, ये ए एक्स और ए वाई यहां पे मेरे बच्चे हमारे पास कहलाते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्या कहलाते हैं ये, दीज आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अच्छा इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहने की रीजन ये होती है कि इनके दरमियान का जो एंगल होता है, यानी कि इनके दरमियान का जो थीटा होता है ना मेरे बेटे, दैट इज 90 डिग्री। और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी साइड्स के दरमियान का जो एंगल होता है वो भी क्या होता है आपके पास, 90 डिग्री। ठीक है, यहां भी देख लो ये एंगल कितना है मेरे बच्चे, आपके पास 90 डिग्री है। हाँ मेरे बच्चे बस ये खत्म हो रहा है, इसको मैं वाई एक्सिस से बस बता दूं, देन विल मेक इट, ठीक है। अच्छा अब देखो ये फॉर्मूले आ गए। अब पहले सुनना मैं वाई एक्सिस पे क्या जरा कर रहा हूं, क्या बता रहा हूं, और उसके बाद देखना कि इसका एग्जामिनर सवाल कैसे पूछता है और क्या पूछता है आपसे वो सब, ठीक है। अब देखो मेरा बेटा, मैं यही कुछ आपको बना के दिखाता हूँ वाई एक्सिस के लिए। ये आ गया मेरे बेटे, मेरे पास मेरा सेम सेम टू सेम चीज आ गई कि ये भाई साहब मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास मेरा वाई एक्सिस है। यहां पे मेरे पास मेरे बच्चे मेरा फिर से एक आ गया उठ के हिसाब किताब क्वेश्चन। यहां पे अगर मैं वापस कंपोनेंट बनाऊंगा तो भैया ये मेरा कंपोनेंट बन गया, दिस इज द कंपोनेंट, ठीक है, दिस इज कंपोनेंट। एक कंपोनेंट ये आ रहा है बच्चे, ये वाई वाला कंपोनेंट होगा आपका, एक कंपोनेंट ये आ रहा है, ठीक है। इसको आपने कह दिया भाई साहब दिस इज ए, इसको आपने कह दिया भाई साहब दिस इज ए एक्स, इसको आपने कह दिया भाई साहब दिस इज ए वाई। बट नाउ द डिफरेंस इज आपका जो एंगल है वो ये है, नाउ दिस इज थीटा, ये थीटा है आपके पास, ठीक है। अब देखो मेरा बेटा, अब अच्छे से देखना, ये वाला एंगल तो आपको पता है कितना है ना भाई, 90 डिग्री, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, ठीक है। अब आपके पास ये हो गया थीटा। अब मुझे मार्क करना है बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है और हाइपोटेन्यूस क्या है। मैंने बताया था कि भैया जो बेस है, बेस जो है वो आपके पास कौन सी साइड होती है, जहां दो एंगल हो। अभी दो एंगल कैसे होंगे, आपका तो थीटा ही ट्राइंगल से बाहर है अभी, तो भैया पहले थीटा को अंदर लाते हैं। अब देखो
ये देखो जो मैं बना रहा हूं आपको, देखो क्या ये z नजर आ रहा है, ये z चेक करो, ये z नजर आया सबको, देखो फिर बना रहा हूं, ये z देखो, तो जो थीटा यहां होगा वही थीटा यहां होगा, बेसिक प्रॉपर्टी। देखो फिर देख लो, ये z, जो z है, z वाले एंगल हमेशा कैसे होते हैं, सेम होते हैं ना, पता है हमें ये बात। तो भैया ये थीटा यहाँ पे एज इट इज उठ के आ जाएगा आपको। अब दो साइड नजर आ गई, दो एंगल जहां पे आ रहे हैं, तो ये आपके पास क्या हो गया मेरा बेटा, बेस हो गया। ये दो हमेशा से फिक्स है, 90 के सामने वाली साइड हमेशा से क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। और भैया ये साइड क्या हो गई आपके पास, दिस साइड इज योर परपेंडिकुलर, ठीक हो गया। अब यहां पे अगर मैं cos थीटा अप्लाई करता हूं, फिर देखो और से, करली ब्राउन हेयर यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब यहां पे मेरा बेटा बेस क्या है, यहां पे मेरे पास बेस है आपके पास ए वाई, और अपॉन में क्या आ गया, ए वाई, ए आ गया आपके पास, ठीक हो गया। तो यहां पे मेरा बेटा ए वाई का फॉर्मूला क्या बन रहा है, ए वाई का फॉर्मूला बन रहा है मेरे बच्चे आपके पास ए कॉस थीटा। सिमिलरली जब आप साइन थीटा अप्लाई करोगे ना, सम पीपल है वाली रिलेशन, पी डिवाइडेड बाय एच, तो मेरे बच्चे पी यहाँ पे क्या है, ए एक्स के बराबर है, अपॉन में आ रहा है आपके पास ए, विच मीन्स ए एक्स विल बी इक्वल टू ए साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे एक्स के फॉर्मूले में क्या आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है। तो ये वाले फॉर्मूले आपके पास कब ट्रू होंगे, जब थीटा बन रहा है मेरा बेटा, जब थीटा आपके पास, बच्चे गौर से देख लेना, ये चीज हमारे पास, बहुत शुक्रिया असद भैया, ये चीज हमारे पास, ये चीज हमारे पास, बच्चे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे मैंने एरो नहीं लगाया, इससे क्या फर्क पड़ता है, मैग्नीट्यूड थीटा का सेम होगा। यहाँ मैंने इसलिए बनाया कि थीटा वाई एक्सिस से इसकी तरफ गिर रहा है, ठीक है। तो ये वाले फॉर्मूले आपके कब इस्तेमाल हो रहे हैं, जब थीटा आपके पास किससे बन रहा है मेरे बेटे, वाई एक्सिस से थीटा बन रहा है, ये वाले फॉर्मूले तब यूज हो रहे हैं। हाँ, एग्जामिनर अगर आपको ना बताए ना कि थीटा कहां से बन रहा है, तो आपने हमेशा ऊपर वाले फॉर्मूले यूज करने कि थीटा इज बीइंग मेड विद एक्स एक्सिस वाले। लेकिन एग्जामिनर अगर बता दे कि भैया थीटा वाई से बन रहा है, तो ये फॉर्मूले आएंगे। अब टेंजेंट थीटा पूछूंगा तो टेंजेंट थीटा क्या होगा, तो टेंजेंट थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, चेक करो जरा यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, तो भैया परपेंडिकुलर इज ए एक्स, बेस क्या है, बेस इज ए वाई। देखो भैया ये फॉर्मूला भी उलट गया आपका, एक्स अपॉन वाई हो गया, नजर आ रहा है आपको, ये फॉर्मूला भी आपका क्या हो गया, उठ के चेंज हो गया। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, इस तरीके से आपका एग्जामिनर अक्सर क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, अब मैं इसी चीज को ना मेरा बेटा, ये है टेंजेंट थीटा वाई, यानी कि ये थीटा इज बीइंग मेड विद वाई एक्सिस। अब मैं एक जुमला लिख रहा हूं, आपने बताना है कितने बच्चों को वो जुमला डायरेक्टली समझ में आया देखकर। अभी पता चल जाएगा माशाल्लाह से कितने हमारे पास अच्छे आईक्यू के बच्चे बैठे। जिनको नहीं भी समझ में आएगा मसला नहीं है भाई, मैं फिर समझाऊंगा, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कोशिश करो अपना 100% दो, और मुझे बताओ कि कितने बच्चों को ये डायरेक्ट समझ में आया। देखना गौर से, थीटा वाई यानी कि जो थीटा वाई से बन रहा है उसके बारे में मैं कह रहा हूं, ये बराबर है 90 डिग्री माइनस थीटा एक्स के, ये बराबर है 90 डिग्री माइनस टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। कितने लोगों को ये क्वेश्चन जो मैंने लिखी है ये डायरेक्ट हजम हो जाती है, जो मैंने लिखी है, बोलो भैया। अच्छा, तो लाजमी नहीं है कि जबरदस्ती अपने आप को अच्छे उसमें शामिल करूं, भाई नहीं समझ में आया तो बता दो, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत। चलो मेरे बच्चे, अब मैं जो है ना, अब मैं रिपीट कर रहा हूं, अब बताना मुझे कितने बच्चों को समझ में आई है। देखो रिपीट कर, ऊपर हमने जब थीटा एक्स से बन रहा था, तो हमने टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला निकाला था, टेंजेंट ये लिखा हुआ भी है यहाँ पे, टेंजेंट थीटा बराबर था परपेंडिकुलर अपॉन बेस के वाई बाय एक्स आ रहा था। तो मैं कह सकता हूँ थीटा जो एक्स से बन रहा है, दैट इज टेंजेंट इनवर्स वाई बाय एक्स। बोलो भैया हाँ या ना। तो मैं कहता हूं अगर मुझे थीटा वाई निकालना है, कौन सा थीटा निकालना है, कि थीटा विद वाई एक्सिस निकालना है। अगर मुझे थीटा निकालना है विद वाई एक्सिस, तो थीटा विद वाई एक्सिस होगा 90 डिग्री माइनस थीटा विद एक्स एक्सिस। बोलो भैया समझ आई क्यों, भैया ये पूरा एंगल कितना होगा 90 डिग्री। अगर मैं आपको थीटा एक्स वाला बता दूं, तो 90 में से आप थीटा एक्स माइनस कर दो तो थीटा वाई वाला बचेगा, ऐसे ही है। तो मैंने कहा भैया एक स्टेप आगे ले आते हैं इसको, 90 डिग्री माइनस जो थीटा आपका एक्स से बन रहा है, उसको हमने कैसे शो किया था, टेन इनवर्स वाई बाय एक्स से शो किया था। अब बता दो मेरे बच्चे कितने लोगों को ये चीज हजम हो गई, बोल भैया कितने बच्चों को हजम हो गई ये चीज, हो गया, समझ आ गया। अब ये जो है ना आगा खान के एक रिक्रिएशन में आपको ये एज इट इज चीज मिलेगी, एज इट इज। अब देखो एग्जामिनर चला कैसा है, उसने आपके पास थीटा वाई पूछा है बट विद रिस्पेक्ट टू थीटा एक्स, तो ये आपको ये एज इट इज क्वेश्चन आगा खान की एक रिक्रिएशन में मिलेगा, ठीक है। अब पता नहीं याद नहीं आ रहा मुझे ये 15 की रिक्रिएशन थी या 16 की रिक्रिएशन थी, किसी एक रिक्रिएशन में बरल ये क्वेश्चन मौजूद है पास पेपर में, ठीक है। तो आपका एग्जामिनर बेसिक को ही घुमाता रहेगा आगे पीछे चीजें, ठीक है। अब आपके पास क्या है देखो बच्चे फिर रिपीट कर देता हूं,
मेरा बेटा आपके पास देखो, हमने जब थीटा एक्स एक्सिस से बन रहा था मेरे बच्चे, तो ये फॉर्मूला पढ़ा था, अभी ऊपर पढ़ा ना, देखो ये देखो इधर, ये देखो भैया, ये देखो, ये देखो भैया, ये देखो, ये पढ़ा हमने, ये देखो, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, छोटा सा एक्स नहीं लिखा, आई एम सॉरी, लेकिन बात समझ में आ गई होगी ना भाई, हम थीटा एक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे सारी की सारी। तो टेंजेंट थीटा कैसे निकालेंगे, एक्स वाला वाई अपॉन एक्स से निकालेंगे, ठीक है। अब देखो, अब मेरा बेटा मैंने कहा ये आ गया, टेंजेंट इनवर्स कर दिया भाई, थीटा यहाँ था ना, जब दोनों तरफ टेंजेंट इनवर्स अप्लाई कर दिया, या टेंजेंट को वहां ले गए, टेंजेंट को वहां ले गए बोलना तो गलत है, तो लेकिन समझ लो टेंजेंट इनवर्स कर दिया आपने। तो मैंने कहा थीटा वाई कैसे आएगा भैया, ये पूरा एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अगर मैं 90 डिग्री में से इतना हिस्सा माइनस कर दूं, ये थीटा एक्स है मान लो, अगर मैं 90 डिग्री में से थीटा एक्स को माइनस कर दूंगा तो मेरा मसला हल हो जाएगा उठ के। तो यही कह रहा हूँ बस मैं आप, ठीक है, ठीक हो गया मेरे बच्चे, जल्दी जल्दी बता दो, अब मुझे हर चीज सबको समझ में आ गई अच्छे तरीके से। वह नोट पगलोड हो गया, बोलो बच्चे, क्लियर हो गया। अब मसला ये है कि मैं तो बस कर दूंगा, लेकिन एग्जामिनर बस नहीं करेगा। ठीक है, मेरे बस करने से कुछ नहीं होता, ठीक है। मैं कर रहा हूँ, मैं भी बस करता हूँ थोड़ा सा, टेंशन नहीं लो, ठीक है। चलो, हाँ बस एक आखिरी चीज बता दूं बस, वन लास्ट चीज, ओनली वन लास्ट, एक लास्ट चीज। अब आप लोग इतनी फरमाइश कर रहे हो तो मेरा बेटा एक लास्ट चीज तो बता ही देते हैं। अब मैं अपने बच्चों की बात तो नहीं टाल सकता ना, आप लोग इतनी मोहब्बत से बोल रहे हो एक लास्ट चीज बताने के लिए, ठीक है। नबिया बेटे, अभी कल के लिए तो पूरी कयामत बाकी है। मैंने स्टार्ट में क्या बताया था कि हमने वेक्टर्स में क्या पढ़ना है, वेक्टर एडिशन और वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। मुझे बताओ, क्या मैंने आपको अभी तक वेक्टर एडिशन पढ़ाई है, नहीं पढ़ाई। क्या वेक्टर मल्टीप्लीकेशन पढ़ाई है, नहीं पढ़ाई। ये सब तो पढ़ना ही कल है अभी हमने, ठीक है। अभी तो हम ग्राउंड बना रहे हैं। जैसे आप कोई किताब शुरू करते हो ना, तो किताब शुरू करने के अंदर आप पहले देखते हो, तमहीद होती है, इंट्रो होता है। चलो बस एक लास्ट चीज, एक सिंपल सा सवाल करके देन वी आर डन। आपके पास इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपको कहेगा कि भैया भाई मिसाल के तौर पे आपके पास एक कोई वेक्टर है, लेट्स से वेक्टर ए, कहता है भैया इसका मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट्स, कितना मैग्नीट्यूड है, 10 यूनिट्स, और ये थीटा बना रहा है 60 डिग्री, ठीक है। आपको कहता है फाइंड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, क्या मालूम करने को बोलता है भैया, क्या मालूम करने को बोल रहा है, फाइंड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। अभी तो कहानी शुरू हुई है यार, ठीक है, कल अभी मजीद पढ़ेंगे एक सवाल के बाद, इब्तिदाई इश्क है। फाइंड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, अब देखो भैया, क्या इसने यहाँ पे ये बताया कि थीटा एक्स से है या वाई से, नहीं बताया, तो हम बाय डिफॉल्ट थीटा किससे लेके जाएंगे, एक्स से लेके जाएंगे, बता चुका ना मैं आपको ये बात। अब क्या करोगे भाई साहब, अब आप ये करोगे कि भाई ए एक्स क्या है, ए कॉस थीटा, सिंपल हो गया, ए कॉस थीटा। तो भैया ए कितना है आपके पास, 10, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। कॉस 60 डिग्री होता है मेरे बच्चे आपके पास हाफ, सर हमें बगैर कैलकुलेटर के कैसे पता चलेगा, बेसिक मैथ्स के लेक्चर करने के बाद ऐसे पता चलेगा। अब आ गया मेरा बेटा आपके पास ए वाई क्या हो जाएगा भाई साहब, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, ए कितना है बच्चे 10, साइन ऑफ 60 डिग्री, ठीक है भैया, ये हो गया 10 × साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2, ये हो गया मेरा बेटा 5 √3, तो √3 होता है मेरे बच्चे 1.732, मल्टीप्लाई इसको आप करोगे तो यहां से आपका आंसर उठ करके आ जाए, जो भी होगा आंसर, ठीक है। तो ये आपके पास होता है। एक सवाल इस तरह से आ सकता है आपका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के लिए। एक सवाल मेरा बेटा और आएगा, और ये सवाल आपने बताना है। अगर ये सवाल आपने सही सही बता दिया तो बस इसके फौरन बाद हमने क्लास ऑफ कर देनी है, ठीक है। 2i कैप -3j कैप, ठीक है। अच्छे से देखो और सही सही बताना। फाइंड थीटा मेड बाय वेक्टर ए, पार्ट ए में विद एक्स एक्सेस, पार्ट बी में विद वाई एक्सेस। जल्दी से बता दो
गलत बताया तो फिर क्लास ऑफ नहीं होगी, मैं एक सवाल और कराऊं। अब देखो मेरा बेटा, इसका जो आंसर है ना वो काफी सारे बच्चों ने मुझे बताया भी है। अब देख लेते हैं हम लोग इसका आंसर क्या आ रहा है। फाइंड द थीटा मेड बाय वेक्टर ए विथ एक्स एक्सिस। पहले एक्स एक्सिस वाला, तो भैया एक्स एक्सिस का हमें फॉर्मूला पता है, टेंजेंट थीटा, ये बराबर होता है मेरा बेटा वाई डिवाइडेड बाय एक्स। वाई क्या है यहाँ पे, -3। एक्स क्या है यहाँ पे, 2। ठीक हो गया। तो भैया यहाँ पे आपका जो थीटा एक्स आएगा दैट विल बी टेन इनवर्स माइनस का 3/2। ठीक हो गया मेरे बच्चे। अच्छा, अब देखिए जरा यहाँ पे जो थीटा वाई होगा उसी को उल्टा कर देंगे भैया। वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा भैया टेन इनवर्स, अभी ऊपर निकालना सीखा था ना, एक्स डिवाइडेड बाय वाई। भैया टेन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय वाई वेयर एक्स इज 2 एंड वाई इज -3। जाहिर है माइनस नीचे तो नहीं रहेगा, माइनस तो ऊपर ही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स माइनस का 2/3। बिल्कुल सही है, जितने लोगों ने ये आंसर निकाला था। ठीक हो गया। सही है मेरा बेटा। एक आखिरी सवाल बस, उसके बाद पक्का पक्का क्लास हो। ठीक है, ये आखिरी सवाल बहुत जरूरी है, तो ये मजेदार बात है, ये एनईडी का ही है क्वेश्चन। ठीक है, वन लास्ट क्वेश्चन, और ये एनईडी की रिसेंट वाली बिल्कुल रिक्रिएशन है 2022। ठीक है, बिल्कुल आखिरी आखिरी फाइनल। ठीक है, चलो देखो अवार्ड आपके पास। चलो, नहीं बेटे ऐसा झूठ बोल सकते हैं जिससे किसी का फायदा हो रहा हो। ठीक है, देखो आपके पास क्वेश्चन देता है, और से सुनना। वेक्टर ए आपको दिया है 4i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, आपको कहता है फाइंड फाइंड थीटा मेड बाय ए, फाइंड थीटा मेड बाय ए विथ एक्स एक्सिस। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, अच्छे से लगाना आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज टेन इनवर्स 3/4। ऑप्शन बी इज साइन इनवर्स 3/5। ऑप्शन सी इज cos इनवर्स 4/5। ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ दीज। चलो जल्दी से सॉल्व करो इसको। चलो अब देखो बच्चे, हमारे पास ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। बस इस क्वेश्चन को यहाँ पे रखने का मकसद ये था कि आपको एक चीज समझाई जा सके कि एंगल को ना हम किसी भी ट्रिगो के रेशियो से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये बात बताना बस यहाँ पे मकसद था जिसके लिए ये सवाल आया है। चलो समझो जरा, देखो मान लो मेरा बेटा ये हमारे पास एक कोई राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी यहाँ पे बात चल रही है। ठीक है, ये रहा, और ये है मेरा बेटा, ये है। अब देखो भैया राइट एंगल ट्राइंगल मैंने क्यों बनाया, क्योंकि मेरा बेटा ये अगर आपके पास वेक्टर ए है तो भाई साहब आपको ये बात तो समझ में आई गई होगी कि ये आपके पास इसका 4 वाला कंपोनेंट है और ये इसका y वाला कंपोनेंट है। भाई एक x है एक y है। अगर मैं आपको बोलूं मुझे ये वाला कंपोनेंट भी बता दो, तो भाई ये वाला कंपोनेंट तो अब आप बता ही सकते हो ना, √x² प्लस y²। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, पढ़ चुके हैं ये बात। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर होता है भैया 9। तो ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 25। 25 आ जाएगा, 25 का रूट क्या होता है मेरे बेटे 5। ठीक है, अब आपने ये बताना है कि ये वेक्टर कितना एंगल बना रहा है यहाँ पे थीटा के साथ। ठीक है, और ये आपका x कंपोनेंट है और ये मेरा बेटा आपका y कंपोनेंट है। दिस इज योर x कंपोनेंट, दिस इज ए एक्स, एंड दिस इज मेरे बेटे आपका ए वाई। आपको नजर आ गया भैया, दिस इज योर बेस, दिस इज योर परपेंडिकुलर, एंड दिस वन इज योर हाइपोटेन्यूज। ठीक हो गया। अब क्या करना है भाई, अब आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपने बारी बारी लगा के चेक कर लो। टेंजेंट थीटा क्या होता है भैया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पी कितना है मेरे भाई, 3 है। बेस कितना है भैया, 5 है। तो भैया ऑप्शन ए देखो मैच कर गया। सॉरी, बेस मेरा बेटा 4 होगा, एक्सट्रीमली सॉरी। बेस कितना होगा बच्चे, 4 होगा। तो ये आपका पहला ऑप्शन मैच कर गया। भाई टेंजेंट को वहां ले जाएंगे तो थीटा विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4। ठीक हो गया बेटे। एनईडी के लिए तो मेरे लेक्चर्स भी काफी हैं, इनसे बाहर भी कुछ नहीं आएगा, लेकिन अगर अपनी तसल्ली के लिए मजीद प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो वो प्रैक्टिस बुक कर लेना। वो प्रैक्टिस बुक एनडी कैट वालों के लिए भी इनफ है। साइन थीटा इज, सम पीपल हैव पी अपॉन एच। पी क्या है मेरा बेटा, यहाँ पे 3 है। एच क्या है मेरा बेटा, 5 है। देखो ऑप्शन बी भी मैच कर गया। अब देखो कॉस थीटा क्या होता है भैया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, 4 है।
हाइपोटेन्यूज क्या है 5 है। तो देखो भैया ये भी मैच कर गया। इसका मतलब आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होना था, ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन करेक्ट है। आपको यहां से ना ये बात अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि मेरा बेटा ये जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, इन तीन में से किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपका आंसर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यहां पे मेरे बच्चे हम अपनी क्लास को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाते हैं, और यहां पे इस येलो पट्टी के बाद से हम इंशाल्लाह कल शुरू करेंगे। कल हमारा होगा वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, जिसके बाद हमारा ये चैप्टर अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। तो कोशिश करना अगर थोड़ा सा आप लोगों को टाइम मिले, वैसे तो मुझे पता है टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि हमने आपका शेड्यूल पैक किया हुआ है, लेकिन अगर थोड़ा सा टाइम मिले तो आप ये जो कुछ पढ़ाया है इसको थोड़ा सा एक नजर देख के जरूर आ जाना, ठीक है बच्चे।